हेलो स्टूडेंट्स, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है मेरे इस लेक्चर में। और आज के इस लेक्चर में जो टॉपिक हम कवर करने वाले हैं वो है वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक, एटॉमिक स्ट्रक्चर के अंदर आने वाला टॉपिक है, जिससे हम ये समझ पाते हैं कि जो एटम में इलेक्ट्रॉन होते हैं उनको किस क्रम में भरा जाता है। ठीक है, टॉपिक का नाम क्या है? आप-बाऊ प्रिंसिपल। तो फटाफट बढ़िया हेडिंग डाल लीजिए, आप-बाऊ प्रिंसिपल। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बहुत अच्छे से पढ़ेंगे, फुल डिटेल में पढ़ेंगे। हेडिंग डालिए आप-बाऊ प्रिंसिपल। ठीक है, चलिए आप-बाऊ प्रिंसिपल के बारे में पढ़ना है। जब कभी भी मैं लेक्चर देता हूं इस प्रिंसिपल को लेकर तो मैं बच्चों से यह पूछता हूं कि बताओ न्यूटन का नियम किसने दिया? तो बच्चे फटाक से बोलते हैं न्यूटन ने दिया। मैं बोलता हूं आइंस्टीन का नियम किसने दिया? बोलते हैं आइंस्टीन ने दिया। मैं बोलता हूं जैसे प्लांक का क्वांटम सिद्धांत किसने दिया? तो बोलते हैं बच्चे क्वांटम सिद्धांत प्लांक का है, तो प्लांक ने ही दिया है। तो मैं बोलता हूं बताओ चलो आप-बाऊ का प्रिंसिपल किसने दिया है? बच्चे फटाक से बोलते हैं किसने दिया है? आप-बाऊ ने। तो सबसे पहले तो ये बात समझिए कि आप-बाऊ नाम का कोई वैज्ञानिक नहीं है जिसने ये नियम दिया है। आप-बाऊ किसी वैज्ञानिक का नाम नहीं है। असल में ये जो है ना, ये एक जर्मन वर्ड है। जर्मन वर्ड आप-बाऊ जो है ना, एक जर्मन वर्ड है जिसका मतलब होता है बिल्डिंग अप। जिसका मतलब क्या होता है? बिल्डिंग अप, या क्या बोल सकते हैं? कंस्ट्रक्शन, या क्या बोल सकते हैं? कंस्ट्रक्शन। किस चीज का कंस्ट्रक्शन? तो इसके पहले वाले वीडियोस में हमने ये कॉन्सेप्ट सीख रखा है कि एटम में इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होते हैं, पर इलेक्ट्रॉन उस एटम में कहां प्रेजेंट होते हैं? कहां होते हैं? सबसे ज्यादा उन इलेक्ट्रॉनों की पाए जाने की प्रोबेबिलिटी कहां होता है? ऑर्बिटल्स में होता है। और उन्हीं ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉनों को किस क्रम में भरा जाए उसी को बताता है ये आप-बाऊ प्रिंसिपल। देखो हमारे पास तो ऑर्बिटल बहुत सारे हैं। हमारे पास जैसे 1s है, 2s है, 2p है, 3s है, 3p है, 3d है, बहुत सारे ऑर्बिटल हैं। ठीक है, तो इन ऑर्बिटल्स में किस वाले ऑर्बिटल में हम पहले इलेक्ट्रॉन भरेंगे? मान लो मैंने लिया सोडियम, 11 इलेक्ट्रॉन है, तो क्या सीधा सीधा 3s में भर दूं या सीधा सीधा 2p में भर दूं? ऐसा नहीं होता। तो किस क्रम में इलेक्ट्रॉन को भरा जाए, कहां से स्टार्ट किया जाए और कहां तक एंड किया जाए, इलेक्ट्रॉन को भरने का सीक्वेंस कैसा रहेगा, ये पूरा बताता है आप-बाऊ का प्रिंसिपल। आप-बाऊ का मतलब है क्या? बिल्डिंग अप या कंस्ट्रक्शन। किन चीजों का कंस्ट्रक्शन करना है? किस चीज का? इलेक्ट्रॉन को भरने के क्रम का कंस्ट्रक्शन हमें करना है। और इलेक्ट्रॉन भरे जाते हैं ऑर्बिटल में। तो यहां पर मीनिंग क्या निकल रहा है? देखो, बिल्डिंग अप, द बिल्डिंग अप ऑफ ऑर्बिटल, द बिल्डिंग अप ऑफ ऑर्बिटल, इसी का मतलब क्या हो रहा है? फिलिंग अप ऑर्बिटल्स विथ इलेक्ट्रॉन। मतलब इलेक्ट्रॉन को भरना है किसमें? किसमें? ऑर्बिटल्स में। तो कैसे भरना है, किस क्रम में भरना है, वही कहलाता है बिल्डिंग अप या कंस्ट्रक्शन। ठीक है, तो किस क्रम में भरना है तो इसी ने बताया। क्या बताया? क्या बोल रहा है प्रिंसिपल? द प्रिंसिपल स्टेट्स, क्या बोल रहा है? इन द ग्राउंड स्टेट ऑफ एटम the orbitals are filled in order of their increasing energies। क्या बोल रहा है? कि हम ऑर्बिटल्स में इलेक्ट्रॉन भरेंगे, पर किस क्रम में भरेंगे? ऑर्बिटल्स के इंक्रीजिंग एनर्जी के सीक्वेंस में। मतलब कम एनर्जी वाले ऑर्बिटल को हम पहले फिल करेंगे, जब वो भर जाएंगे तो हम जाते जाएंगे ज्यादा एनर्जी वाले ऑर्बिटल्स की ओर। तो ये बताया किसने? आप-बाऊ प्रिंसिपल ने। ठीक है, दूसरे वर्ड में हम इसको कैसे समझ सकते हैं? इन अदर वर्ड्स इसी को दूसरे तरीके से कैसे समझ सकते हैं? इलेक्ट्रॉन्स फर्स्ट ऑक्यूपाई द लोएस्ट एनर्जी ऑर्बिटल। पहले किस में भरेंगे इलेक्ट्रॉन को? लोएस्ट एनर्जी ऑर्बिटल्स में भरेंगे। ठीक है, अभी बस इन बातों को आप कैच करिए, देखिए, सुनिए, क्योंकि अभी हमको ये नहीं पता है कि हम किस वाले ऑर्बिटल को कम एनर्जी वाला बोले और किस वाले ऑर्बिटल को ज्यादा एनर्जी वाले बोले। तो अभी बस इतना समझना है कि इलेक्ट्रॉन को भरना कहां है? पहले कम एनर्जी वाले ऑर्बिटल्स में भरना है। तो यही वही लिखा है, इलेक्ट्रॉन्स फर्स्ट ऑक्यूपाई द लोएस्ट एनर्जी ऑर्बिटल अवेलेबल टू देम एंड देन इनटू हायर एनर्जी ऑर्बिटल्स। और क्या लिखा है? ओनली आफ्टर द लोअर एनर्जी ऑर्बिटल्स आर फिल्ड। मतलब पहले क्या, किसको भरेंगे? लोअर एनर्जी ऑर्बिटल्स को भरेंगे, और जब वो भर जाएंगे तब हम उसके भरने के बाद, लोअर एनर्जी ऑर्बिटल्स के भरने के बाद कहां जाएंगे? हायर एनर्जी ऑर्बिटल्स में इलेक्ट्रॉन को भरना चालू करेंगे। सीक्वेंस कैसा होगा? लोअर एनर्जी टू हायर एनर्जी। तो यहां पर लिख देता हूं सीक्वेंस क्या है? लोअर एनर्जी ऑर्बिटल्स टू कहां जाना है? हायर एनर्जी ऑर्बिटल्स की ओर। हायर
एनर्जी ऑर्बिटल्स की ओर। ठीक है, ये है हमारा सीक्वेंस। क्या किसका सीक्वेंस है? आप बाऊ ने बताया है जो इलेक्ट्रॉन को भरने का सीक्वेंस, ये वो है सीक्वेंस ऑफ फिलिंग इलेक्ट्रॉन्स। बस समझ में आ गया, कुछ नहीं है। आप बाऊ एक जर्मन वर्ड है जिसका मतलब होता है बिल्डिंग अप या कंस्ट्रक्शन। किसका? इलेक्ट्रॉनों को ऑर्बिटल में भरने का क्रम। ठीक, उसका कंस्ट्रक्शन अपन करने वाले हैं। क्या बोला कि इलेक्ट्रॉनों को भरने का सीक्वेंस किसी एटम में, मतलब एटम में जो ऑर्बिटल्स होंगे उनमें कैसे भरेंगे इलेक्ट्रॉन का भरने का सीक्वेंस क्या होगा? जिन ऑर्बिटल्स की एनर्जी कम होगी उसको पहले भरेंगे, उसके बाद हम जाते जाएंगे, वो जब भर जाएंगे कम एनर्जी वाले ऑर्बिटल, हम जाते जाएंगे ज्यादा एनर्जी वाले ऑर्बिटल्स की ओर। अब यहां समस्या ये है कि हमें कैसे पता चले कि कौन से ऑर्बिटल की एनर्जी कम है और कौन से ऑर्बिटल की एनर्जी ज्यादा है। तो इसको भी पता लगाने के लिए, इसको भी डिटरमाइन करने के लिए एक रूल दिया गया, और वो रूल क्या है? N+L रूल। नाम क्या है? N+L रूल। हमारे पास बहुत सारे ऑर्बिटल होते हैं ना, पहले कौन सा आएगा? आपको एटम के स्ट्रक्चर में बता चुका हूं। एटम के स्ट्रक्चर को अगर मैं देखूं तो यहां देखो, ये एटम का स्ट्रक्चर है। इसमें पहले कौन आता है? पहला शेल, एक सबसेल, दूसरा सेल, दो सबसेल, ये पढ़ चुके हैं क्वांटम नंबर पे। तीसरा सेल, तीन सबसेल, चौथा सेल, चार सबसेल। अगर पहला सेल है, ये पहला सेल है, पहला सेल है, तो पहले सेल के में जो एक सबसेल है उसको क्या बोलता हूं? 1s। 1s में s में कितने, इस सबसेल में कितने ऑर्बिटल? एक ही ऑर्बिटल। ठीक है, उसके बाद क्या आता है? दूसरे में, दूसरे वाले में दो सबसेल, 2s और 2p। बताओ पहले किसको भरें? समस्या है। ठीक है, तीसरे वाले में तीन तीन सबसेल है, तीन तीन सबसेल है तीसरे वाले में, 3s, 3p और 3d। पहले किसको भरें? फिर ये भरेगा तो फिर किस में जाए? फिर वो भर जाएगा तो और किस में जाए? चौथे वाले सेल में चार सब सेल, 4s, 4p, 4d और 4f। पहले किसको भरें? तो यहां अभी हमें समझ नहीं है कि पहले किसको भरें। तो इस समस्या के निदान के लिए क्या रूल दिया गया? N+L रूल, कि हम इनकी एनर्जी को निकाल लेते हैं। अभी आप बाव के प्रिंसिपल ने क्या बताया कि कम एनर्जी वाले से हम कहां चलते हैं? इलेक्ट्रॉन को भरते हैं ज्यादा एनर्जी वाले ऑर्बिटल में। ठीक, तो इन सब ऑर्बिटल में किसकी एनर्जी ज्यादा, किसकी एनर्जी कम, किसने बताया? N+L रूल ने बताया। N+L रूल। तो बढ़िया से हेडिंग डाल दीजिए, रूल का नाम क्या है? N+L रूल। इससे हम किन्हीं भी और किसी भी ऑर्बिटल्स का एनर्जी निकाल सकते हैं कि किसकी एनर्जी कम, किसकी एनर्जी ज्यादा। ध्यान से सुनिए, इस नियम को और क्या बोला जाता है? N+L रूल को और बोला जाता है बोर बरीस रूल। बोर बरी रूल, सोयाबीन बरी मत बोल देना, बोर बरी रूल। ठीक है, बोर बरी रूल। ठीक, इसने क्या बोला? देखो यहां N+L को पहले डिकोड कर लो, डिकोड कर लो। इट मींस n क्या है? n है यहां पे प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। ठीक है, n क्या है? प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। और ये जो l दिख रहा है, ये l है एजीम्यूथल क्वांटम नंबर। ठीक है, अब मैं फिर से बता दूं, चलो ये छोड़ो, ये नियम छोड़ो, नियम कानून अपन बाद में पढ़ेंगे। ठीक है, नियम कानून बाद में पढ़ेंगे, ये हटा देते हैं। चलो हटो। हाँ, वापस आओ टॉपिक पे। यहां मैं क्या बोल रहा हूं? N+L रूल से n क्या है और s क्या है, सॉरी l क्या है। ठीक, तो इन चीजों को समझो, कैसे समझना है? n जो है वो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर है, जो किसकी जानकारी देता है? शेल की जानकारी देता है। अगर n जो है एक है, जैसे मैं कोई भी ऑर्बिटल लिख दिया, जैसे मैं क्या लिख देता हूं? 1s, क्या लिख देता हूं? 2s, क्या लिख देता हूं? 3s, क्या लिख देता हूं? 2p, कुछ भी लिख देता हूं, यहां लिख देता हूं, चलो 2p, क्या लिख देता हूं? 3d, कुछ भी लिख रहा हूं ना अपने मन से, 4s लिख दे रहा हूं। तो ये जो सामने में लिखा हुआ है ना, ये जो सामने में लिखा हुआ है 1, यहां क्या लिखा है 2, यहां क्या लिखा है 3, यहां क्या लिखा है 2, ये 3 और ये 4, यही होते हैं वैल्यू ऑफ प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, जिसको हम क्या बोलते हैं? n। तो यहां n की वैल्यू कितनी है? n की वैल्यू यहां है, इस वाले 1s के लिए n की वैल्यू है 1, और 2s के लिए यहां n की वैल्यू है 2, 3s के लिए है 3, और अगर इन ऑर्बिटल्स की बात की जाए तो 2p में n की वैल्यू कितनी है? 2 सामने में लिखा है, वही नंबर है प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। 3d में n की वैल्यू, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर की वैल्यू कितनी है? 3। 4s में कितना है? 4। ठीक है, ठीक है क्या? चलो
अब यहाँ L क्या है, N तो किसी भी हम ऑर्बिटल के लिए निकाल सकते हैं, N की वैल्यू कितनी है, सामने में जो भी दिया रहेगा अंक वही उसका प्रिंसिपल क्वांटम नंबर होगा। ठीक, N सीख गए। L क्या है, L को भी सीख चुके हैं हम, L को भी सीख चुके हैं। कैसे सीखे हैं, कैसे सीखे, इधर देखो, इसी को मिटा देता हूं, ये N सीख गए। चलो यहाँ पे इस चीज पे बता देता हूं, यहाँ एक मैं टेबल बना देता हूं छोटा सा, ठीक है। चलो यहां मैं ले रहा हूं वैल्यू ऑफ, चलो दूसरे कलर से लिखता हूं, चकाचक दिखना भी चाहिए। हाँ, वैल्यू ऑफ L, L मतलब एजी म्यूथल क्वांटम नंबर, और यहां ले रहा हूं सब शेल, सब शेल, ठीक है। चलो वैल्यू ऑफ L मतलब एजी म्यूथल क्वांटम नंबर की वैल्यू क्या क्या हो सकता है, 0 भी हो सकता है, 1 भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है, 3 भी हो सकता है, 4 भी हो सकता है। एजी म्यूथल क्वांटम नंबर की वैल्यू अगर 1 हुआ, 0 हुआ तो उसको हम बोलते हैं एस सबशेल। कौन सा बोलते हैं, एस सबशेल। तो एस सबशेल के लिए एजी म्यूथल क्वांटम नंबर L की वैल्यू कितनी होती है, 0। अगर 1 हुआ तो हम उसको बोलते हैं पी सबसेल, 2 हुआ तो डी सबसेल, 3 हुआ तो क्या बोलते हैं एफ सबसेल, और 4 हुआ तो क्या बोलेंगे जी सबसेल। ठीक है, तो वैल्यू आप यहां से याद कर लीजिए कि अगर एस सबसेल है तो एजी म्यूथल क्वांटम नंबर L की वैल्यू कितनी होगी, 0। अगर P सबसेल है तो L की वैल्यू होगी 1, D सबसेल है L की वैल्यू होगी 2, F सबसेल है L की वैल्यू होगी 3, और G सबसेल है तो L की वैल्यू कितनी होगी, 4 होगी। ठीक है, तो यहां पर देखो, यहां ये जो है S है तो L की वैल्यू, ये देखो N प्लस L बोला गया है तो N की वैल्यू मैं लिख दिया। अब L की वैल्यू यहां पे लिखता हूं, चलो L की वैल्यू कहां लिख दूं, यहां लिख देता हूं। चलो छोटा छोटा लिख रहा हूं, देख लेना, वैल्यू ऑफ L, यही L लिख रहा हूं। यहां L की वैल्यू S के लिए L की वैल्यू कितनी है, देखो 0 है, तो यहां क्या कर दूंगा, L की वैल्यू 0। ठीक है, यहां देखोगे तो ये S है, और S के लिए L की वैल्यू, एजी म्यूथल क्वांटम नंबर की वैल्यू कितनी है, 0। और उसके बाद यहां क्या है, S है, यहां फिर से S है, तो S के लिए कितना है, एजी म्यूथल क्वांटम नंबर की वैल्यू 0। ठीक, यहां अगर L की बात की जाए तो P है, P यहां पे क्या है, सबसेल, P सबसेल के लिए L की वैल्यू कितनी है, 1। ठीक है, और अगर D सबसेल की बात की जाए, यहां D है, तो D मतलब यहां L की वैल्यू कितनी हो जाएगी, D के लिए है 2, और यहां फिर क्या दिया है, S मतलब क्या है, 0। ठीक, तो इस तरीके से हम ये सीखते हैं कि कैसे हम किसी ऑर्बिटल में प्रिंसिपल क्वांटम नंबर और एजी म्यूथल क्वांटम नंबर की वैल्यू को अलग कर सकते हैं। जो भी सामने दिया रहेगा वो अंक रहेगा, किसकी वैल्यू, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, बस इतना समझ लो। दूसरी बात, एजी म्यूथल क्वांटम नंबर की वैल्यू एस सबसेल के लिए 0, पी सबसेल के लिए 1, डी सबसेल के लिए 2, एफ सबसेल के लिए 3 और जी सबसेल के लिए 4 होता है। तो देख लेना कौन सा सबसेल दिया है, कौन सा सबसेल दिया है, और जो भी सबसेल दिया रहेगा उसके लिए आप क्या लिख दो, उसका एजी म्यूथल क्वांटम नंबर, और दोनों को जोड़ना है। दोनों को क्या करना है, जोड़ना है। जो भी ऑर्बिटल रहेगा, जैसे ये 1s है, 1 प्रिंसिपल क्वांटम नंबर और 0 क्या है, एस की वैल्यू, एजी म्यूथल क्वांटम नंबर की वैल्यू एस के लिए। तो दोनों को जोड़ोगे, दोनों को जोड़ोगे, और यहां इन दोनों को जोड़ोगे, सब किसकी किसकी वैल्यू को जोड़ना है, एन और एल की वैल्यू को जोड़ना है। अब उसके बाद नियम क्या बोल रहा है, आप इतना कर लीजिए, एन प्लस एल क्या करना है मैं बता दिया, किसका एन कितना, किसका एल कितना। उसके बाद आपको क्या करना है, उन एन प्लस एल की, एन और एल की वैल्यू क्या करना है, जोड़ना है। और जोड़ने के बाद नियम को समझो। नियम क्या है, नियम ये बोलता है कि अकॉर्डिंग टू n प्लस एल रूल, द लोअर वैल्यू ऑफ n प्लस एल, बहुत अच्छे से समझना, द लोअर वैल्यू ऑफ n प्लस एल फॉर n ऑर्बिटल, द लोअर इज इट्स एनर्जी। बोल क्या रहा है, अगर मैं किसी भी ऑर्बिटल्स के लिए उनके वैल्यू ऑफ प्रिंसिपल क्वांटम नंबर मतलब n और वैल्यू ऑफ एजी म्यूथल क्वांटम नंबर मतलब l, n और l की वैल्यू को जोड़ दूं, तो जोड़ने के बाद जिस भी ऑर्बिटल के लिए n प्लस l की वैल्यू कम होगी उसकी एनर्जी भी कम होगी, और जिसके लिए n प्लस l की वैल्यू ज्यादा है उस ऑर्बिटल की एनर्जी भी ज्यादा। तो मैं क्या बोल रहा हूं यहां पर, अच्छे से ध्यान से सुनिए। ठीक है, क्या बोल रहा हूं, ये लाल में लिख दे रहा हूं, चकाचक एकदम दिखे,
जली टाइप, ठीक है। कैसे रेड रेड सिग्नल एकदम दिखता है दूर से, वैसे ही जलते हुए दिखना चाहिए और एकदम माइंड में बस जाना चाहिए। क्या बोल रहा हूं, n प्लस एल इसकी जो वैल्यू है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है एनर्जी ऑफ ऑर्बिटल्स, ठीक है। इसको मैं डिब्बे में डाल देता हूं। बोलने का मतलब यह है कि कोई भी ऑर्बिटल दिया रहेगा, n प्लस एल कैलकुलेट करो, n प्लस एल की वैल्यू कम है तो एनर्जी कम है, n प्लस एल की वैल्यू ज्यादा है तो एनर्जी ज्यादा है। जब इसको बढ़ाओगे ये भी बढ़ेगा, तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, वही तो लिखा हूं। n प्लस एल की वैल्यू कम है तो एनर्जी भी कम है उस ऑर्बिटल की, n प्लस एल की वैल्यू ज्यादा है तो उन ऑर्बिटल की एनर्जी भी ज्यादा है। बहुत आसान है कैलकुलेट करना, देखना। अब इन नियम को मैं इस टेबल में डाल देता हूं। कैसे डाल देता हूं, अलग अलग टाइप के ऑर्बिटल, हमारे पास बहुत सारे ऑर्बिटल हैं, उन ऑर्बिटल्स को रैंडमली लिख रहा हूं और सबके लिए अपन क्या कैलकुलेट करेंगे, n प्लस एल कैलकुलेट करेंगे। और n प्लस एल जब कैलकुलेट कर लेंगे तो जिसके लिए n प्लस एल की वैल्यू कम है हम मान के चलेंगे उसकी एनर्जी कम है, बस इतना, ठीक है। और जैसे जैसे n प्लस एल की वैल्यू बढ़ते जाएगा हम ये देखते जाएंगे कि उन कक्षकों की एनर्जी भी बढ़ रही है, बस इतना ही है। चलिए फिर रैंडमली इन ऑर्बिटल्स को लिख लेते हैं, कौन कौन से टाइप के ऑर्बिटल पाए जाएंगे, और उन ऑर्बिटल्स में हम n प्लस एल की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे। प्रिंसिपल क्वांटम नंबर और एजीम्यूथल क्वांटम नंबर दोनों की वैल्यू को उन ऑर्बिटल्स के लिए जोड़ेंगे और यह पता लगाएंगे कि n प्लस एल की वैल्यू जिसके लिए भी कम है हम मान के चलेंगे उसकी एनर्जी कम, और n प्लस एल की वैल्यू जिस भी ऑर्बिटल के लिए ज्यादा होते चले जाएगा हम मान के चलेंगे कि उनकी एनर्जी क्या होते जा रही है, इंक्रीज होते जा रही है। तो यहां पर मैं ऑर्बिटल्स को लिख रहा हूं, जैसे पहला शेल जो होता है उसमें एक ही सबशेल होता है 1s, ठीक, तो उसको मैं लिख दिया। दूसरे में 2, तो वहां कौन कौन से होंगे सबशेल, 2s और 2p। वैसे ही रैंडम आप किसी भी क्रम में लिख सकते हैं, ऐसे क्रम कोई जरूरी नहीं है। अपन तो n प्लस एल कैलकुलेट करेंगे, उसकी वैल्यू छोटी है तो एनर्जी कम, बड़ी है तो एनर्जी ज्यादा, ठीक। तो एक सिंपल सा कैलकुलेशन है, 2s लिख दिया, 2p लिख दिया, फिर क्या लिख दिया, तीसरे सेल में पहुंच जाते हैं 3s, फिर 3p लिख देता हूं, फिर लिख देता हूं 3d। चौथे सेल में पहुंच जाते हैं 4s लिख देता हूं, इसके बाद और कैलकुलेट करेंगे, 4s के बाद लिख देता हूं 4p, 4d और 4f। वैसे ही 5 का लिख लेता हूं 5s, 5p, 5d और 5f। 6 का लिख लेता हूं 6s, 6p, 6d और 6f। इसके बाद लिख लेता हूं 7s, अपने क्रम से लिख लेना, कुछ भी जिसका भी लिखना हो। 7p लिख लेता हूं, 8s, चलिए ऐसे लिख लेते हैं, ठीक है। हाँ, अब क्या करना है, अब हमें इनकी प्रिंसिपल क्वांटम नंबर और एजीम्यूथल क्वांटम नंबर की वैल्यू चाहिए। तो मैं बता चुका हूं, ये जो हमारा सामने का अंक लिखा होता है, जो भी संख्या लिखा होता है ये, तो यही क्या है, उस ऑर्बिटल के लिए प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, ठीक है। तो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर की वैल्यू जो भी है उसको मैं इस कॉलम में लिखूंगा। उसके बाद बात आती है एल मतलब एजीम्यूथल क्वांटम नंबर की। तो एजीम्यूथल क्वांटम नंबर क्या है, ये देखो, ये एस दिख रहा है, यहां एस दिख रहा है, यहां क्या दिख रहा है, पी दिख रहा है, यहां डी दिख रहा है। तो ये इन सबशेल के लिए, इन सबशेल के लिए एजीम्यूथल क्वांटम नंबर की वैल्यू कितनी कितनी होती है मैं यहां लिख दिया हूं। जैसे एस सबशेल है तो एस सबशेल है तो एल की वैल्यू क्या होगी, एजीम्यूथल क्वांटम नंबर की वैल्यू 0, पी के लिए 1, डी के लिए 2, एफ के लिए 3 और जी के लिए कितनी होगी, 4 होगी। तो यहां एस है तो एजीम्यूथल क्वांटम नंबर की वैल्यू को मैं इस कॉलम में लिखूंगा। एस है तो 0 लिखूंगा, वो देखो S है तो 0 लिखूंगा। उसके बाद P आया तो एजीम्यूथल क्वांटम नंबर P सबशेल के लिए क्या होता है 1। तो जो जो हमारा सबशेल है उनके अकॉर्डिंग उनका एजीम्यूथल क्वांटम नंबर का वैल्यू मैं यहां लिख दिया हूं। उन्हीं एजीम्यूथल क्वांटम नंबर की वैल्यू इन सबशेल के अकॉर्डिंग इस कॉलम में लिखते जाना है। इस कॉलम में क्या करना है, जो भी प्रिंसिपल क्वांटम नंबर रहेगा, जो भी एजीम्यूथल क्वांटम नंबर रहेगा, उन दोनों को जोड़ूंगा n प्लस एल, और जो भी वैल्यू आएगा उसको यहां लिख दूंगा। वैल्यू जितनी छोटी n प्लस एल की एनर्जी उसका उतना ही कम, ये भी पढ़ चुके हैं, ठीक। चलो स्टार्ट करते हैं भैया n प्लस एल कैलकुलेट करना, ठीक। चलो यहां 1s है तो n की वैल्यू कितनी हो गई 1, सामने जो नंबर लिखा है वही प्रिंसिपल क्वांटम नंबर है 1। s के लिए एजीम्यूथल क्वांटम नंबर l की वैल्यू s के लिए कितना है 0। तो क्या किया मैं, n प्लस एल मतलब 1 प्लस 0, वैल्यू कितना आ गया 1, ठीक है। यहां प्रिंसिपल क्वांटम नंबर का वैल्यू कितना है 2। s के लिए एजीम्यूथल क्वांटम नंबर l की वैल्यू कितनी है 0। तो यहां क्या हो जाएगा 2 प्लस 0, कितना वैल्यू आएगा 2 आएगा, ठीक। यहां प्रिंसिपल क्वांटम नंबर की वैल्यू कितनी है 2, और p के लिए एजीम्यूथल क्वांटम नंबर की वैल्यू कितनी है 1। तो क्या आ गया जी बताओ, 2 प्लस 1 करोगे आएगा 3,
ठीक, यहां प्रिंसिपल क्वांटम नंबर की वैल्यू 3 और यहां s है, s के लिए एजीमुथल क्वांटम नंबर की वैल्यू कितनी है 0। तो करोगे 3 + 1 कितना हो गया 3 + 0 3 प्लस ये एजीमुथल क्वांटम नंबर की वैल्यू 0 कितना आ गया 3। ठीक, अब 3p में चलते हैं, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर की वैल्यू 3 और p है इसके लिए एजीमुथल क्वांटम नंबर की वैल्यू कितनी है, p के लिए है 1। तो कैलकुलेट करेंगे 3 + 1 कितना हो जाएगा 4। ठीक, 3d प्रिंसिपल क्वांटम नंबर की वैल्यू 3 और d के लिए एजीमुथल क्वांटम नंबर l की वैल्यू है 2। तो 3 + 2 आप करोगे तो ये हो जाएगा 5। ठीक, यहां 4 प्रिंसिपल क्वांटम नंबर और s के लिए कितना लिखोगे, l की वैल्यू है 0 तो 4 + 0 आप करोगे तो कितना आया 4। एक बार फिर से मैं बता रहा हूं, आपको कुछ नहीं करना, सामने का नंबर दिया है वो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर की वैल्यू है और यहां जो सबसेल दिया हुआ है इनके लिए एजीमुथल क्वांटम नंबर एल की वैल्यू मैं यहां लिख दिया हूं, उसको बस लिखना है। जैसे ये 1 s के लिए 0, 2 s के लिए 0, 2 p के लिए क्या है 1, 3 उसके बाद s के लिए 0, 3 उसके बाद p के लिए 1, 3 और d के लिए कितना है 2, 4 और d s के लिए कितना है 0। टोटल कर दिए हैं, बस कुछ नहीं है। ये 1 और 0 कितना हुआ 1, 2 और 0 कितना हुआ 2, 2 और 1 कितना हुआ 3, 2 ये 3 और 0 कितना हुआ 3, 3 और 1 कितना हुआ 4, 3 और 2 कितना हुआ 5, 4 और 0 कितना हुआ 4। तो बस इतना ही करना है भैया। मैं इतना आपको चीख चीख के इसलिए बता रहा हूं क्योंकि बहुत बड़ा कैलकुलेशन नहीं है और इसी से हमारा क्या निकलेगा, एनर्जी ऑफ ऑर्बिटल। इतना करना सीख गया तो आप आराम से एनर्जी ऑफ ऑर्बिटल निकाल सकते हैं, किसकी एनर्जी कम किसकी एनर्जी ज्यादा, बहुत आसानी से निकाल पाएंगे। चलो अब इसका कैलकुलेशन हो गया। क्या 4s तक ही लिए हैं हम ऑर्बिटल, और भी ऑर्बिटल है, अभी इसमें भी करो। कैसे करना है चलो फटाफट कर लेते हैं। प्रिंसिपल क्वांटम नंबर को पहले अपन फटाफट लिख लेते हैं। प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, इसके लिए सामने अंक है वही प्रिंसिपल क्वांटम नंबर है 4, इसके लिए कितना है 4, इसके लिए कितना है 4, सामने कितना है 5, यही प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। यहाँ क्या है 5, यहाँ क्या है 5, यहाँ 5, ठीक है, यहाँ कितना है 6, यहाँ कितना है 6, यहाँ कितना है 6, ठीक, सामने अंक है वही है उसका प्रिंसिपल क्वांटम नंबर कितना है 6, यहाँ कितना है 7, यहाँ कितना है 7, यहाँ कितना है 8। तो सबका फटाफट क्या लिख लिया प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। चलो एजीमुथल क्वांटम नंबर की बात कर लेते हैं और एजीमुथल क्वांटम नंबर का टेबल मैं इसके पहले वाले स्लाइड में बनाया था, चलो यहां भी बना देता हूं मैं एजीमुथल क्वांटम नंबर का टेबल। हाँ चलो यहां मैंने क्या लिखा, वैल्यू ऑफ एजीमुथल क्वांटम नंबर एल, और यहां मैं क्या लिख रहा हूं उसका सबशेल का नाम। अगर एजीमुथल क्वांटम नंबर की वैल्यू कितना हो गया 0 तो मैं बोलता हूं s, 1 हो गया तो मैं बोलता हूं p, 2 हो गया तो मैं बोलता हूं d और 3 हो गया तो मैं बोलता हूं f। ये अपन देख चुके थे, ठीक है। तो इसी के अकॉर्डिंग हम फटाफट क्या लिख लेते हैं, इनकी एजीमुथल क्वांटम नंबर की वैल्यूज को लिख लेते हैं। जैसे p के लिए है तो p के लिए बताओ एजीमुथल क्वांटम नंबर की वैल्यू कितनी है 1, ठीक, एजीमुथल क्वांटम नंबर की वैल्यू 1, ठीक। यहां d है तो यहां पर 2, f है तो 3 और s के लिए एजीमुथल क्वांटम नंबर यहां से मैच करते जाओ। s के लिए कितना है 0, p के लिए कितना है 1, d के लिए कितना है 2 और f के लिए कितना है 3। वैसे ही s के लिए कितना है 0, p के लिए कितना है 1, d के लिए कितना है 2 और यहां पर f के लिए कितना है 3। ये f के लिए 3 मैच करते जाइए आप लोग। s के लिए कितना है 0 और p के लिए एजीमुथल क्वांटम नंबर वैल्यू है, एजीमुथल क्वांटम नंबर की वैल्यू है 1 और s के लिए है कितना 0, ठीक है। अब इस कॉलम में क्या करते हैं अपन, n + l मतलब n की वैल्यू और l की वैल्यू को टोटल कर देते हैं। तो क्या करूंगा मैं 4 + 1 कितना हो गया 5, 4 + 2 कितना हो गया 6, यहां 4 + 3 कितना हो जाएगा 7 और यहां क्या होगा 5 + 0, 5 + 0 कितना होगा 5 और यहां होगा 5 + 1 कितना होगा 6 और यहां होगा 5 + 2 कितना हो जाएगा 7 और ये होगा 5 + 3 8, ठीक। इसके बाद क्या आएगा 6 + 0 कितना हो जाएगा 6, 6 + 1 कितना हो जाएगा 7, 6 + 2 कितना हो गया 6 + 2 8, ठीक है। यहां पे 6 + 3 हो जाएगा 9, 7 + 0 हो जाएगा 7, 7 + 1 ये हो जाएगा 8 और 8 + 0 ये हो जाएगा आपका 8, ठीक है। तो अब इतना हम सीख लिए कैसे हम n + l निकाल सकते हैं।
तो हमारे n+l रूल में ये बताया गया है कि जिसकी n+l की वैल्यू जितनी छोटी है उसकी एनर्जी भी उतनी ही कम होगी, क्योंकि दोनों क्या है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। n+l की वैल्यू छोटी तो एनर्जी कम, n+l की वैल्यू बड़ी है तो एनर्जी भी क्या होते जाएगा, उस ऑर्बिटल की बढ़ते जाएगा। ठीक है, चलो ढूंढते हैं किसकी एनर्जी सबसे कम। कैसे ढूंढेंगे, सबसे छोटी वैल्यू ढूंढो। तो छोटी वैल्यू जिसके लिए है उसकी एनर्जी कम। छोटी वैल्यू कहां दिख रहा है, ये यही तो दिख रहा है। सबसे छोटी वैल्यू n+l की किसके लिए है, 1 है, और वो किसके लिए है, 1s। तो सबसे पहले कौन सा ऑर्बिटल आएगा, कौन सा ऑर्बिटल, चलो इसको मिटा देता हूं। ठीक, चलो सबसे छोटी वैल्यू है 1, और जितनी छोटी वैल्यू उतनी एनर्जी कम, मतलब सबसे कम एनर्जी वाला ऑर्बिटल कौन सा हुआ, 1s। मतलब सबसे कम एनर्जी वाले में पहले भरना चालू करेंगे। सबसे पहले किसको भरा जाएगा, 1s को। तो सबसे कम एनर्जी 1s की है, ये सीक्वेंस लिख रहा हूं, एनर्जी का सीक्वेंस। ठीक है, तो सबसे कम एनर्जी 1s का। उसके बाद देखो छोटी वैल्यू और किसके लिए है, छोटी वैल्यू और किसके लिए है, 1 के बाद आता है छोटी वैल्यू 2। तो 2 वैल्यू किसके लिए है बताओ, 2s। मतलब 1s के बाद उससे ज्यादा एनर्जी कौन रखा है, 2s। ठीक है, ऐसे बढ़ते जाएंगे, जैसे जैसे वैल्यू बढ़ते जाएगा उन ऑर्बिटल्स की एनर्जी भी क्या होते जाएगा, बढ़ते जाएगा। तो 2 के बाद बड़ी वैल्यू कौन सी है, 2 के बाद बड़ी वैल्यू है यहां पर देखो 3। अरे एक और 3 हो गया, ये तो एक और 3 है। अब हमने ये सीखा है कि जिन भी ऑर्बिटल के लिए n+l की वैल्यू छोटी है उसकी एनर्जी कम, और बड़ी है तो एनर्जी ज्यादा। पर क्या होगा जब 2 ऑर्बिटल या 2 से ज्यादा ऑर्बिटल्स के लिए n+l की वैल्यू एक जैसे आ जाए, तब क्या करेंगे। तो यहां देखो ये छोटा है, एनर्जी कम, बड़ा वैल्यू, एनर्जी ज्यादा। अब बराबर आ गया तो कैसे पता लगाएं, कैसे पता लगाएं। तो यहां जब बराबर आ जाए ना, तो n+l वाला जो वैल्यू है वो नहीं बता पाता कि किसकी एनर्जी कम और किसकी एनर्जी ज्यादा। तो ध्यान से सुनिए, ध्यान से सुनिए, क्या करना है, जब 2 या 2 से ज्यादा ऐसे ऑर्बिटल्स हैं जिनके लिए n+l की वैल्यू एक समान आता है, तो n+l से पूछना ही नहीं है कि कौन से ऑर्बिटल की एनर्जी कम और कौन से ऑर्बिटल की एनर्जी ज्यादा। आप सीधे चले जाओ, किसको पूछना है, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर की वैल्यू को। जब बराबर आ जाए वैल्यू n+l की, बार बार बता रहा हूं आपको, इससे पूछना ही नहीं है, ये बता ही नहीं पाएगा। तो किसको पूछना है, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर की वैल्यू को पूछो कि कौन कम एनर्जी वाला है, कौन ज्यादा एनर्जी वाला। तो यहां ये कॉन्सेप्ट आता है कि जिन ऑर्बिटल्स के लिए सेम आ रहा है n+l की वैल्यू, तो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर की वैल्यू छोटी होगी, उसके लिए एनर्जी भी क्या होगा, कम। ठीक है, तो यहां पर देखोगे आप, ये प्रिंसिपल क्वांटम नंबर की वैल्यू किसके लिए कम है, किसके लिए कम है, 2p के लिए। किसके लिए कम है, 2p के लिए 2 है, और 3s के लिए 3 है। तो कम वैल्यू वाला कैसे आएगा, फर्स्ट, और ज्यादा वैल्यू वाला कैसे आएगा, सेकंड। मतलब 2p की एनर्जी कम और 3s की एनर्जी क्या है, ज्यादा है। तो वही बात है, यहां मैं लिख भी देता हूं। यहां पर देखो, इसको मिटाया इसीलिए था क्योंकि थोड़ा बहुत सस्पेंस आपके अंदर रहना चाहिए। पहले इसको पढ़ के जान लेते क्या मतलब है। हाँ, तो क्या बोल रहा है, if two orbitals have the same value of n+l, the orbital with lower value of n will have the lower energy। सेम आ जाए वैल्यू n+l की, तो पहुंचो कहां, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर के पास, कि भैया हमको समाधान दो, हमको रास्ता दिखाओ। ये बताएगा कि जिसके लिए भी छोटी वैल्यू है, किसका, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, उसकी एनर्जी कम, और जिसके लिए बड़ी वैल्यू है उसकी एनर्जी ज्यादा। तो बताओ 2s, उसके बाद 2 ऐसे वैल्यू है, कौन कौन, 3 वैल्यू रखा है, कौन कौन, 2s और 2p और 3s। तो किसको पहले लिखूं, किसको पहले लिखूं, 2p पहले आएगा क्योंकि प्रिंसिपल क्वांटम नंबर की वैल्यू इसके लिए 2 है, और 3s बाद में आएगा क्योंकि प्रिंसिपल क्वांटम नंबर की वैल्यू इसकी ज्यादा है, कितनी है, 3। तो पहले लिखता हूं, चलो किसको लिखता हूं, पहले आएगा 2p, फिर कौन आएगा, 3s। चलो 3 वाले का किस्सा खत्म, मतलब जिनका टोटल आ रहा था 3, उसका किस्सा खत्म। तो अब चलते हैं 4 वाले की ओर। तो 4 वैल्यू कौन कौन रखा है, देखो ये एक 4 वैल्यू रखा है, कौन, 3p, ठीक है, और एक 4 वैल्यू यहां ऐसे लगा देता हूं, चलो एक 4 वैल्यू रखा है, कौन, 3p, और एक जो n+l की वैल्यू 4 रखा है वो कौन है बताओ, 4s। और देख लेते हैं एक आत और है क्या,
चार वैल्यू कौन रखा है, 444 नहीं रखा है कोई, ठीक है। तो ये दोनों में अब लड़ाई होगा कि किसकी ऊर्जा कम किसकी ऊर्जा ज्यादा। तो लड़ाई में कौन जीतेगा ये तो बता नहीं पाएगा कौन जीतेगा, n+l बता पाएगा क्या, जब समान वैल्यू हो जाए तो ये तो बता नहीं पाएगा। किसके पास पहुंचना है, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर के पास। तो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर बताएगा कि भैया n की वैल्यू 3p के लिए कम है और 4s के लिए ज्यादा है। तो कौन पहले आएगा, 3p पहले आएगा। तो यहां पर कौन आएगा, 3p, उसके बाद कौन आएगा जी, 4s, क्योंकि प्रिंसिपल क्वांटम नंबर की वैल्यू 3p के लिए 3 है मतलब कम है, और 4s के लिए 4 है मतलब ज्यादा है। जिसके प्रिंसिपल क्वांटम नंबर की वैल्यू कम उसकी एनर्जी कम, जिसके प्रिंसिपल क्वांटम नंबर की वैल्यू ज्यादा तो उसकी एनर्जी ज्यादा। केवल उनके लिए जिनका क्या सेम आ रहा है, क्या सेम आ रहा है, n+l की वैल्यू सेम आ रहा है, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। 4 के बाद कौन आया, 5। 5 वाला वैल्यू देखो, 4 वाले का हमने कर लिया है, क्रियाक्रम कर लिया। 5 वाले में चलते हैं। 5 वैल्यू कौन कौन रखा है, 5 वैल्यू ये रखा है, देखो कौन, ये 3d। और 5 वैल्यू और कौन रखा है, n+l की वैल्यू 5 ये रखा है, कौन रखा है, 4p। और कौन रखा है 5 वैल्यू ये रखा है, कौन रखा है, 5s, ठीक है। 5 वैल्यू और किसी का है, बताओ भाई बताओ, नहीं है। तो 5 वैल्यू को कैलकुलेट करते हैं, ये तो बता नहीं पाएगा n+l की किसकी ऊर्जा कम और किसकी ऊर्जा ज्यादा। तो कौन बताएगा, कौन बताएगा, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर बताएगा। प्रिंसिपल क्वांटम नंबर की वैल्यू 3d के लिए 3 है, 4p के लिए 4 है और 5s के लिए 5 है। तो सबसे छोटी वैल्यू प्रिंसिपल क्वांटम नंबर के लिए कौन सा है, 3d, मतलब 3d पहले आएगा, यहां पर आएगा 3d। फिर प्रिंसिपल क्वांटम नंबर की वैल्यू 4 और 5 बचा, तो 4 वाला पहले आएगा, 4p। चलो 3d के बाद आ गया 4p। अब 4p के बाद कौन आएगा, 4p के बाद, हाँ 4p के बाद ये 5s। 4p के बाद प्रिंसिपल क्वांटम नंबर 4 के बाद कौन सा आएगा, 5 आएगा। तो 5s के लिए प्रिंसिपल क्वांटम नंबर की वैल्यू 5 है, तो यहां आएगा 5s, ठीक है। चलो 5 वाले का भी किस्सा खत्म, जो 5 टोटल रखा है n+l का उसका किस्सा खत्म। 6 वाले में टपकते हैं। 6 वाला कौन कौन है, एक 6 वैल्यू रखा है, कौन कौन रखा है, 4d, ठीक है। और 6 वैल्यू कौन रखा है, 5p। और 6 वैल्यू कौन रखा है, 6s। और रखा है क्या, देख लो यहां 9 है, 7 है, 8 8 नहीं, 3 ऐसे ऑर्बिटल हैं जो क्या रख रहे हैं, n+l की वैल्यू 6 रख रहे हैं। तो अब n+l जो है वो नहीं बता पाएगा किसकी एनर्जी कम किसकी एनर्जी ज्यादा। किससे पूछना है, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर से पूछना है। इसके लिए 4 है, इसके लिए 5 है और इसके लिए क्या है, 6 है। तो सबसे छोटा कौन सा है, 4। तो 4d पहले आएगा, तो लिख लेते हैं अपन 4d। यहां 5s के बाद आएगा 4d। और 4d के बाद कौन आएगा बताओ भाई, 4d के बाद ये आएगा 5p। 4d के बाद 5p और 5p के बाद आ जाएगा 5p के बाद 6s, ये 6s, ठीक है। चलो आ रहा है आराम से, सीक्वेंस बन रहा है, ठीक है, बड़े आसानी से बनता है। 6s, ठीक है, 6s तक हो गया। अब 6 वाले का किस्सा खत्म। देखते हैं 7 वाला कौन कौन सा ऑर्बिटल रखा है, 7 वाला। तो 7 वाला ऑर्बिटल ढूंढो भैया। ये 7 वैल्यू रखा है, ये कौन सा, 4f, ठीक है। और 7 वैल्यू और कौन रखा है, 5d। और 7 वैल्यू कौन रखा है, 7 वैल्यू रखा है 6p, ठीक। और देख लो कहीं पे 7 वैल्यू है क्या, हाँ बिल्कुल है। 7 वैल्यू और कौन रखा है, 7s। तो अब 4 ऐसे ऑर्बिटल्स हो गए जिनके लिए n+l की वैल्यू एक जैसे है। ये तो बता नहीं पाएगा n+l की किसकी वैल्यू कम किसकी वैल्यू ज्यादा, मतलब किसकी एनर्जी कम और किसकी एनर्जी ज्यादा, क्योंकि सेम है, ठीक है। सेम है तो क्या करेंगे, किससे पूछेंगे, ये n की वैल्यू को पूछना है। n की वैल्यू से पता चला कि 4f के लिए n की वैल्यू है 4, 5d के लिए n की वैल्यू है 5, 6p के लिए n की वैल्यू है 6 और 7s के लिए n की वैल्यू है 7। तो इन सब में सबसे छोटा n की वैल्यू कौन रखा है, 4f रखा है। तो सबसे पहले कौन आएगा, 4f। चलो 4f को लिख लेते हैं। 6s के बाद क्या आ गया, 4f। बताओ 4f के बाद कौन आएगा, 4f के बाद, हाँ 4f के बाद कौन रखा है, 5 नंबर क्या रखा है, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर छोटा, 4 के बाद 5 कौन रखा है, 5d रखा है। तो 5d इसके बाद आएगा 5d।
और 5d के बाद कौन आएगा, 5d के बाद ये आएगा 6p, क्योंकि प्रिंसिपल क्वांटम नंबर 5 के बाद बड़ा कौन सा है 6, तो 6p आएगा, 6p लिख देते हैं, 6p। और 6p के बाद कौन आएगा, देखो 6p, और 6p के बाद एक ही बचा है जो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर कितना रखा है 7, तो वो कौन सा है 7s। चलो 7s लिख देते हैं, इसके बाद आएगा 7s। ठीक है, अब 7s के बाद देखो 7 वाला किस्सा खत्म, 8 वाले में आते हैं। 8 कौन कौन रखा है, तो 8 रखा मिलेगा आपको, यहां देखो, यहां कोई नहीं है, कोई नहीं है, ये है 8। 8 कौन रखा है, 5p रखा है, कौन रखा है 5p नहीं 5f रखा है, 5f। और 8 वैल्यू कौन रखा है, 8 वैल्यू रखा है आपका 6d, और 8 वैल्यू कौन रखा है 7p, और 8 वैल्यू एक और रखा है कौन 8s। प्रिंसिपल क्वांटम नंबर बताएगा, क्योंकि ये n+l की वैल्यू जब सेम हो तो ये नहीं बता पाता। किसको पूछा जाता है, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर को पूछा जाता है। तो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर की वैल्यू 5f के लिए 5, 6d के लिए 6, और 7p के लिए 7, और 8s के लिए 8। सबसे छोटी वैल्यू कौन सा है प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, 5f के लिए है 5। तो कौन आएगा बताओ, 5f आएगा। चलो 5f लिख लेते हैं, इसके बाद आ जाएगा 5f, और 5f के बाद आएगा, देखो 5f हो गया, उसके बाद 5 के बाद आएगा 6, मतलब 6d, 6d। ठीक है, उसके बाद आएगा 6d के बाद यहां देखो 7 और 8, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर 7 पहले आएगा, तो 7 है 7p के लिए, 7p, 7p। और उसके बाद कौन आएगा जी बताओ, कौन आएगा 8, 8s, 8s। बताओ, इतना सारा ऑर्बिटल आपने जमा लिया इनके ऊर्जा के बढ़ते हुए क्रम में, इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर एनर्जी। ठीक है, तो ये क्या है, यहां ऊपर में लिख देता हूं, ये क्या है, सीक्वेंस ऑफ ऑर्बिटल्स। ये यहां लिख दे रहा हूं, इसका कैप्शन यहां, इनका कैप्शन यहां लिख दे रहा हूं। ये क्या आएगा कैप्शन, सीक्वेंस ऑफ sequence of energy of orbitals, sequence of energy of orbital पर कौन सा ऑर्डर है, increasing, increasing sequence of energy of orbitals। ठीक है, तो अब देखो फिर से मैं बता रहा हूं कि हमारे आपबाउ प्रिंसिपल ने यह बताया था कि कम एनर्जी वाले ऑर्बिटल को पहले भरे जाएंगे और उसके बाद हम चलेंगे कहां, ज्यादा एनर्जी वाले ऑर्बिटल की ओर। तो हमें क्या पता चला कि सबसे कम एनर्जी किसका है, 1s का है। तो ये 1s को पहले भरेंगे, और ये जब भर जाएगा तब हम जाएंगे किसमें, 2s में, और वो जब भर जाएगा तब किसमें कूदेंगे, 2p में। ये भर जाएगा तब कूदेंगे 3s में, और ये भर जाएगा तब 3p में, 4s में। और ऐसे जब ये भरते जाएंगे मतलब लोअर एनर्जी वाले पूरे भरते जाएंगे, तब हम कहां जाते जाएंगे, हायर एनर्जी वाले ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन को फील करते जाएंगे। बस यही है आपबाउ प्रिंसिपल। तो ये पूरा क्या बताता है, एटम में इलेक्ट्रॉन होते हैं, और इलेक्ट्रॉन कहां होंगे, ऑर्बिटल्स में। और ऑर्बिटल्स में हम किन सीक्वेंस में, अलग अलग टाइप के ऑर्बिटल है, तो किन सीक्वेंस में हम उन इलेक्ट्रॉनों को इन ऑर्बिटल्स में भरेंगे, ये बताता है कौन, आपबाउ प्रिंसिपल। और अगर आप केमिस्ट्री के स्टूडेंट हैं तो आपको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखने की जरूरत हमेशा पड़ेगी। तो ये सीक्वेंस आप याद कर लो। मैं ये नहीं बोल रहा हूं कि आप 8s तक याद कर लो, मैं ये बिल्कुल नहीं बोल रहा हूं। तो आपको कम से कम ये 3d 4p या 5s 4d यहां तक तो याद होना चाहिए। ठीक है, तो यहां तक याद करोगे तो एग्जाम में बहुत सारे मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन है वो बन जाते हैं। ठीक है, तो मैं ऐसे नहीं बोल रहा हूं 8s तक याद करो, पर जहां तक आप याद कर सकते हो वहां तक याद करने की कोशिश करो। ठीक है, और जहां याद ना आए उसके लिए मैं आपको इजी वे में बता दूंगा, इजी वे में कैसे इसको निकाला जा सकता है, कैसे इस सीक्वेंस तक पहुंचा जा सकता है, या कैसे इस सीक्वेंस को लिखा जा सकता है। बहुत इजी तरीके से बनाना सीखेंगे। ठीक है, चलिए आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर अपन सीखते हैं कि ये पूरा जो कॉम्प्लिकेटेड तरीके से हमने ये एनर्जी निकाला है, इस सीक्वेंस को लिखा है, उसको कैसे हम बहुत आसानी से विद इन अ मिनट पूरे सीक्वेंस को लिख लेंगे। ठीक, बहुत आसान तरीके से लीजिए स्क्रीनशॉट, फिर चलते हैं। चलिए स्टूडेंट्स,
अभी तक हमने मोस्ट ऑफ द ऑर्बिटल में उनके प्रिंसिपल क्वांटम नंबर और उनके एजीम्यूथल क्वांटम नंबर दोनों के टोटल से ये निकाल लिए कि कौन से ऑर्बिटल की एनर्जी कम और कौन से ऑर्बिटल की एनर्जी ज्यादा होती है। तो ऐसे हमें क्या मिल गया, टोटल कर करके हमें क्या मिल गया, एक सीक्वेंस मिल गया। जो किसका सीक्वेंस था, ऑर्बिटल्स के इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एनर्जी का सीक्वेंस था। और इसी सीक्वेंस से हमें क्या भरना है, किसी एटम में जितने इलेक्ट्रॉन होते हैं उनको भरना है। कम एनर्जी वाले ऑर्बिटल से चलते जाना है ज्यादा एनर्जी वाले ऑर्बिटल की ओर। तो ये सीक्वेंस अगर हम इस प्रोसेस से निकालने बैठे तो एग्जाम का पूरा 3 घंटा वेस्ट हो जाएगा। तो बाकी क्वेश्चन के लिए आप क्या समय दे पाएंगे। तो कुछ ऐसी चीजें हैं जिससे हम इस पूरे सीक्वेंस को इस मेथड से सॉल्व ना करके बहुत ही इजी वे में विद इन अ मिनट ये पूरा सीरीज लिख सकते हैं। ठीक है, तो हम वही करेंगे, ये वाला प्रोसेस हम अवॉइड करेंगे। ये तो हमारे नॉलेज के लिए था। हम दूसरे जब हमें क्वेश्चन बनाने होंगे तो दूसरे वाले मेथड से हम पूरा सीक्वेंस विद इन अ मिनट लिख पाएंगे और उसके अकॉर्डिंग हम इलेक्ट्रॉन को भरेंगे। कैसे, चलिए देखते हैं। ये जो आपको दिख रहा है डायग्राम, ये अबाव प्रिंसिपल आप किसी बुक में खोलेंगे तो ये डायग्राम आपको बहुत इजीली मिल जाएगा। ये डायग्राम उसी सीक्वेंस को बताता है कि वो सीक्वेंस कैसे हम बहुत आसानी से लिख सकते हैं। कैसे, पहले कौन आता है 1s, तो आप ऊपर से नीचे जाइए, फिर ऊपर से नीचे खत्म हुआ, फिर ऊपर से नीचे तो 1s के बाद 2s के बाद 2p, 3s, 3p के बाद 3s के बाद 3p, 4s, फिर 3d, 4p, 5s। इस तरीके से आप सीक्वेंस को बहुत आसानी से लिख सकते हैं। पर अगर बुक में दिए गए डायग्राम से ऐसे आप एक बार में सीख जाते तो हमारी क्या जरूरत थी, है ना। तो हम सेम चीज को कैसे आसानी से बना सकते हैं या फिर ये कैसे बनाया जाता है उसको हम बताते हैं इजी वे में। ठीक है, तो यहां इसको हम कैसे आसानी से बना सकते हैं इसको सीखते हैं। चलिए, और उसके लिए आपको करना क्या है, आपको ऊपर में लिखना है एस पी डी और F। ये 4 ऑर्बिटल्स आपको लिखने हैं, SPDF। करना क्या है आपको, उसके बाद आपको अंडा देना है। क्या करना है, इसमें अंडा देना है। अंडा देना है मतलब गोल गोल बनाना है और कुछ नहीं। ठीक है, क्या करना, यहाँ पे एक सर्कल खींच देना, उसके बाद यहाँ ऐसे सर्कल को नीचे नीचे साइड आप खींचते जाओ। ठीक, इस तरीके से। ठीक है, मेरे पास तो कॉपी पेस्ट की सुविधा है तो बढ़िया कॉपी पेस्ट कर दे रहा हूं। आप बढ़िया पेन कॉपी उठाकर मस्त मेरे से जल्दी बना लोगे। आप ऐसे सर्कल सर्कल बनाते जाइए, सर्कल सर्कल बनाते जाइए और जहां तक आपको चाहिए 1 2 3 4 5 6 और एक और कर देता हूं, चलो 7 तक मैं बना देता हूं। ठीक है, अब इसके बाद क्या करना है, जब आप एस वाला लाइन बना लिए, देखो एस वाला लाइन वैसे ही सर्कल बनाना है पी वाले लाइन में, वैसे ही सर्कल बनाना है डी वाले में और वैसे ही सर्कल बनाना है किसमें, एफ वाले में। ठीक, तो क्या करना, जैसे ही एस और एस से आप जंप किए पी में तो एक लाइन आपको छोड़कर सर्कल बनाना होता है। इजी वे बता रहा हूं, हालांकि ऐसे दिखने में ये लगेगा कि ये टाइम कंज्यूमिंग है, टाइम ज्यादा लग रहा है, पर आप जब ना इसको पेन कॉपी लेकर ऐसे खींचेंगे तो 1 2 3 4 5 6 7 सर्कल करने में कितना टाइम लगेगा। उसके बाद एक लाइन छोड़ दीजिए, पी में जैसे ही जम की एक लाइन छोड़ दीजिए और एक लाइन छोड़ेंगे तो उसके बाद ये वाला लाइन चालू होगा, एक लाइन ये वाला लाइन छोड़ देंगे, ये वाला लाइन चालू होगा, तो ये वाले लाइन से ये पी का चालू करना है, पी का ये हो गया, तो पी का चालू करेंगे तो पी में आप नीचे तक आइए, यहां तक। ठीक है, इस तरीके से। यहां पूरा नीचे तक जहां तक बना सकते हैं आप, इस तरीके से हो गया। अब ये कर लिए तो जैसे हम एस से कहां गए पी में तो एक लाइन छोड़े थे, वैसे ही पी से कहां जाएंगे डी में तो एक लाइन छोड़ना है। एक लाइन छोड़ के फिर आप वहां से डी वाले में बना लीजिए, ये डी वाला। ठीक, अब डी वाले में जब बना लिए तो वैसे ही नीचे तक जाना है, इस तरीके से हो गया। अब डी से जैसे ही जंप करेंगे कहां, एफ में, डी से जैसे ही एफ में जंप करेंगे फिर एक लाइन छोड़ देना है और एक लाइन छोड़ देना है तो यहां से कॉपी होगा, ये यहां से सर्कल करना है। ठीक है, ठीक है, चलो अब यहां नीचे तक इसको भी कंटिन्यू कर लेंगे। हो गया, बस इतना करना है और क्या है, बस। ठीक, तो क्या करना है उसको एक बार फिर से सुन लीजिए, SPDF लिखना है, फटाफट फटाफट ऐसे
सर्कल बना लेना है। जैसे ही एस से पी में जंप किए एक लाइन छोड़ देना है, जैसे ही पी से डी जंप किए एक लाइन छोड़ देना, और जैसे ही डी से एफ जंप किए एक लाइन छोड़ देना। ठीक, ऐसे एक एक लाइन छोड़ करके ऐसे बना लिए। उसके बाद करना क्या है, एस वाले लाइन में एस 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 लिख दो। जैसे यहां पे एस वाला लाइन है, एस वाला लाइन सब में क्या लिख दो, एस 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 और एस, इस तरीके से एस एस एस। पी वाले लाइन में क्या लिख दो, पी 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 और ये पी। डी वाले लाइन में वैसे ही डी 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 डी, और एफ वाले लाइन में वैसे ही एफ 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 और एफ। ठीक है, उसके बाद आपको गोले गिन देने हैं। गोले गिन देने हैं का मतलब यहां ये एक नंबर से चालू है, 1 2 3 4 5 6 7। बताओ ये वाला लाइन कौन सा है, दूसरा वाला लाइन। तो ये कहां से चालू होगा, 2 से, तो 2, 3 के सामने 3, 4 के सामने 4, 5 6 7। बोलो ये वाले लाइन कौन सा लाइन है, थर्ड लाइन। तो यहां 3 से चालू होगा, 3 4 5 6 7। ये वाला लाइन कौन सा लाइन है, चौथा लाइन। तो 4 5 6 और ये 7। बताओ कितने आसानी से बन गया, कितने आसानी से बन गया। अब आपको करना क्या है, ऐसे टेढ़ा टेढ़ा चलते जाना है, टेढ़ा टेढ़ा चलते जाना है। इसका मतलब क्या हुआ कि ये यहां से आप जाओ इस ओर, ठीक है, चल दिए, यहां आके खत्म हो गया, ऑर्बिटल खत्म हो गया, वहां से चालू किया, यहां खत्म हो गया। फिर वापस आना है कहां, यहां, फिर वापस आ गए, फिर खत्म हो गया 2s, फिर खत्म हो गया, फिर वापस जाना है कहां पे, यहां। ये यहां से यहां गए, खत्म हुआ, तो फिर वहां टर्मिनल चालू करना है, यहां आते जाना है, इस ओर आते जाना है। फिर यहां आए तो यहां ये ऑर्बिटल मिला, ठीक है। फिर यहां आए तो यहां आके ये खत्म हो गया, खत्म हुआ तो इसको ऐसे कर लेते हैं, चलो खत्म हो गया। अब यहां से फिर शुरू करना है, जैसे ही खत्म होगा वापस बैक जाके यहां से शुरू होना है, यहां शुरू हुए तो यहां जाके ये खत्म हुआ, इस तरीके से। ठीक, अब यहां खत्म हो गया, फिर यहां से शुरू करेंगे, क्या क्या आया बताओ, ये आया। ठीक, चलो उसके बाद यहां आने के बाद खत्म हो गया, फिर इधर से चालू किए, इस तरीके से हो गया। यहां आने के बाद खत्म हुआ, फिर इधर गए तो ये आया। ठीक, उसके बाद यहां खत्म होने के बाद फिर आएंगे यहां और ये आएगा। हाँ, अब यहां तक बढ़ा, इसके बाद देखो 7s के बाद क्या आएगा, 8s। देखो 1s 2s 3s 4s 5s 6s, और उसके बाद क्या आना है 7s। चलो 7s के बाद क्या आना है 8s, ये भी लिख देता हूं, चलो 8s। एक मैं क्या बना लेता हूं, और सर्कल बना लेता हूं जो किसका होगा, 8s का होगा। और ये जो हमारा लाइन है ये कहां तक बढ़ेगा, 8s तक बढ़ेगा। 8s, ठीक है। आई होप आपको दिखाई दे रहा है, ठीक है। तो ये इस तरीके से आप यहां फिर जाएंगे, 6p यहां से चालू करेंगे, 6f 7d, उसके बाद क्या आएगा, यहां 7p के बाद क्या आएगा, नीचे में क्या आएगा 6p 7p और उसके बाद 8p। तो ऐसे ये नीचे वाला वैल्यू और आते जाएगा, तो आप ऐसे क्रॉस चलते जाओगे तो वही सीक्वेंस आएगा। सीक्वेंस कैसे लिखना है ये आप बना लिए, तो यही सेम है। देखो पहले कौन आएगा 1s, यहां से ऐसे गए 1s खत्म, कहां आओ फिर वापस 2s, इधर गए फिर खत्म, फिर वापस आते जाना है, ऐसे इस डायरेक्शन में वापस आते जाना है, खत्म हुआ, फिर अगले वाले लाइन में गए वापस, फिर यहां आए अगले वाले लाइन में गए वापस, फिर यहां आए अगले वाले लाइन में गए वापस। तो इस सीक्वेंस को हम कैसे लिखेंगे, देखो यहीं पे लिख देता हूं, सेम वही सीक्वेंस मिलेगा जो हमको पहले मिला था। यहां लिख रहा हूं, सबसे पहले कौन आया, ये ऊपर वाला मिटा देता हूं, चलो सीक्वेंस लिखने के लिए। ये ऊपर कौन आया पहले, यहां से गए 1s, कौन आया 1s खत्म, यहां से यहां गए खत्म, टाटा बाय बाय गुड बाय, गया। यहां आए वापस, क्या आएगा बताओ, यहां गए तो इसके बाद आया 2s, ये भी खत्म। फिर यहां वापस आए, क्या आया 2p, ठीक। फिर क्या आया 3s, फिर क्या आया, यहां गए खत्म, इधर आए वापस तो कौन सा आया 3p के बाद कौन आया 4s, ठीक है। 4s के बाद कौन आया, यहां वापस आए 3d, और 3d के बाद कौन आया 4p, और 4p के बाद कौन आया 5s, ठीक है। और 5s के बाद जब आया उसके बाद फिर वापस आया तो क्या आया 4d, और 4d के बाद आया 5p, और 5p के बाद आया 6s, और 6s के बाद वापस आया तो क्या आया 4f,
अब 4F के बाद आया 5D, 5D, और 5D के बाद 6P, और 6P के बाद 7S, 7S, और 7S के बाद वापस आए, 7S के बाद वापस, 7S के बाद यहां वापस आए तो क्या आया 5F, और 5F के बाद 6D, 6D के बाद 7P और 8S, 7P और 8S। ठीक है, फिर से एक बार समझा रहा हूं आपको, इस डायरेक्शन में चलते जाना है, जैसे ही खत्म हुआ वापस यहां आना है, फिर खत्म हुआ वापस यहां आना है, 1S, फिर आया 2S, फिर ये खत्म हुआ तो वापस आया 2P 3S, 2P 3S, फिर वापस आ गए, यहां से खत्म हुआ तो 3P 4S, 3P 4S, उसके बाद यहां खत्म हो गया वापस आए 3D 4P 5S, 3D 4P 5S, हो गया 5S तक पहुंच गया, वापस आना है 4D 5P 6S, 4D 5P 6S, उसके बाद 6S खत्म हुआ वापस आना है 4F 5D और 6P 7S, 4F 5D 6P 7S, 7S तक खत्म हुआ वापस आना है 5F 6D 7P 8S। कहां से आना है 5F से, तो 5F 6D 7P 8S। तो सेम सीरीज आपको देखने मिलेगा, लास्ट में स्टार्टिंग हो रहा है 1S से, लास्ट हो रहा है 8S में। ये सेम सीरीज अपन इतने कॉम्प्लिकेटेड तरीके से 1S और लास्ट में 8S, ठीक, इतने कॉम्प्लिकेटेड तरीके से निकाले थे और इतने इजी वे में अपन निकाल लिए। और जब आप इसके यूज टू हो जाएंगे बनाने के, आपको कुछ नहीं 7-8 सर्कल यहां खींचना है, जंप किए एक लाइन छोड़ देना, यहां पे फिर सर्कल खींचना है, जंप किए दूसरे लाइन में एक लाइन छोड़ देना, फिर यहां सर्कल खींच देना, फिर एक लाइन छोड़ देना, फिर सर्कल खींच देना, और ऐसे करके जब ऐसे 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 लाइन खींच दोगे आप तो बड़े आसानी से ये सीक्वेंस लिख पाओगे। ठीक है, हो सकता है ये भी आपको मुश्किल लगे, हो सकता है ये भी आपको मुश्किल लगे, तो इससे भी आसान और ट्रिक देता हूं। ठीक है, इससे आसान एक और ट्रिक है जिससे अपन ये बिना डायग्राम बनाए सीधा सीधा ये सीक्वेंस लिख पाएंगे। तो अपन ये सीक्वेंस लिखने के बाद दूसरा और तरीका सीखते हैं, फटाफट आप स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर चलते हैं नेक्स्ट तरीके में। चलिए स्टूडेंट्स, चलते हैं इससे भी आसान तरीके की ओर, और वो तरीका क्या है, आपको करना क्या है, यहां लिखना है वही सेम चीज। क्या लिखना है, S P D और F, SPDF लिखना है। इनको नंबरिंग दे देना है, क्या नंबरिंग देना है, S पहले आ रहा है तो S को 1, P को 2, D को 3 और F को 4। अरे 1 2 3 4 लिख दिए, एक के नीचे में S लिख दिए, 2 के नीचे में P, 3 के नीचे में D और 4 के नीचे में F, बस हो गया, उतना ही। अब करना क्या है, आपको रिवर्स गियर लगाना है। रिवर्स गियर कैसे, हर एक ऑर्बिटल्स को 2-2 बार लिखना है, हर एक ऑर्बिटल्स को 2-2 बार लिखना है। जैसे पहले सबसे पहला कौन है, S, तो मैं S को 2 बार लिखूंगा, ध्यान से देखना। हाँ, बहुत आसान तरीका है, एकदम आसान तरीका। यहां S को सबसे पहले कौन आ रहा है, S, तो S को कितने बार लिखूंगा, 1 बार, और ये 2 बार, लिख दिया 2 बार। अब क्या करना है, आपको रिवर्स डायरेक्शन में चलते जाना है। S के बाद क्या लिखना है, P, तो P में जैसे ही पहुंचोगे आपको डायरेक्शन क्या करना है, उल्टा, रिवर्स डायरेक्शन में। रिवर्स डायरेक्शन मतलब P से आप वापस आओगे, कहां आओगे वापस, S की ओर। तो क्या क्या ऑर्बिटल आया, PS, क्या क्या आया, P और S, पर आपको लिखना कितने बार है, 2-2 बार। तो आप यहां S को 2 बार लिख लिए, S और S के बाद क्या आना है, P, तो P में जैसे ही आया रिवर्स गियर लगाना है, रिवर्स गियर लगाया तो क्या आया, PS, पर कितने बार लिखना है, 2-2 बार। तो क्या लिखा मैं, PS, लिख दिया, PS। अब P का काम खत्म, अब कहां कूदोगे, D में। तो D में जैसे ही कूदे, तो D में जब कूदोगे तो फिर रिवर्स गियर डालना है, फिर रिवर्स गियर डालना है, और रिवर्स गियर डाले तो क्या क्या आया, DPS। तो क्या करना है, इसको फिर डबल डबल लिखना है, कौन, DPS, और क्या लिखना है, DPS, डबल डबल लिखना है। फिर कहां गए, D खत्म हुआ तो अब कहां चले गए, बताओ भैया, कहां चले गए, F में चले गए। तो F में चले गए तो फिर रिवर्स डायरेक्शन, फिर रिवर्स गियर लगाना है। तो क्या क्या आया, FDPS, इसको भी कितने बार लिखना है, 2-2 बार। क्या आया, F, फिर D, फिर P, फिर S, FDPS, FDPS, PS। ठीक है, बस हो गया, बन गया, बस 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 बन गया। करना क्या है आपको, यहां S कितने नंबर से, कितने नंबर में S, पहला नंबर, नंबरिंग 1 से चालू करना है, 1। जितने भी S हैं उसको नंबर दे डालो। कैसे नंबर दे डालना है, S 1 नंबर में है, नंबरिंग चालू होगा 1 से, P 2 नंबर में है, नंबरिंग चालू होगा 2 से, D 3 नंबर पे है, नंबरिंग चालू होगा 3 से, और F जो है 4थे नंबर पे नंबरिंग चालू होगा किससे, 4 से।
ठीक है, तो यहां 1 से चालू किया, जहां जहां एस है पूरे को नंबर दे डालो, 1 2 और ये एस को 3, यहां ये 4, यहां 5, यहां 6, यहां 7 और यहां पे क्या आएगा 8। ठीक, ये एस का किस्सा खत्म। पी कितने नंबर से चालू हो रहा है 2 से, तो जहां जहां पी है 2 से नंबर से चालू करो, 2 और उसके बाद क्या आएगा 3, उसके बाद 4 और पी कहां है ये 5, ये है 6 और कहां है ये है 7। ठीक है, ये 7। डी आया, नंबरिंग कहां से चालू करना है 3 से, तो डी वाला देखो कहां है 3 से चालू होगा 3, उसके बाद डी है उसको देंगे 4 और फिर 5 6 हो गया। डी का किस्सा खत्म। एफ में चलते हैं, एफ कहां से चालू होगा नंबरिंग 4 से, तो एफ देखो कहां पे है, एफ है यहां, तो ये हो जाएगा 4 ये 5। बताओ कितना ही समय लगा, कितना समय लगा, इतने आसानी से पूरे सीरीज को लिख लिया है। रिवर्स गियर डालना है बस, कुछ नहीं है, और हर एक ऑर्बिटल को दो बार लिखना है। ठीक, क्या करना है, एस को 2 बार लिखे, एस एस, फिर पी में गए रिवर्स डायरेक्शन में तो पी एस 2 बार लिखे, डी में गए रिवर्स डायरेक्शन में और डी पी एस 2 बार लिखे, डी पी एस, फिर कहां गए एफ में, रिवर्स आओ, एफ डी पी एस। ठीक, अब एस का नंबरिंग 1 से चालू करो, पी का नंबरिंग 2 से, डी का नंबरिंग 3 से और एफ का नंबरिंग 4 से। लिख दो, नंबरिंग दे दो, हो गया, सीक्वेंस आ गया। भरो फिर इलेक्ट्रॉन जिसमें भी भरना है। ठीक, तो इस तरीके से बहुत आसान तरीके से हम उतने कॉम्प्लिकेटेड तरीके से जो निकाले थे उसको इतने इजी वे में पूरा सीक्वेंस लिख सकते हैं। तो ये हो गया आप बाउ का रूल। तो ये सीक्वेंस आया। अब इसके बाद हम इलेक्ट्रॉनों को भरकर देखेंगे कि कैसे हम इलेक्ट्रॉन का फिलिंग इस सीक्वेंस में करेंगे। ठीक है, तो चलिए फटाफट इसका भी स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर चलते हैं अपन इलेक्ट्रॉन को एटम में और आयन में भरने की ओर। ठीक, चलिए स्क्रीनशॉट लीजिए, चलते हैं। चलिए स्टूडेंट्स, अभी तक हमने अबाउ प्रिंसिपल से एनर्जी ऑफ ऑर्बिटल्स के सीक्वेंस को निकालना सीखा है और अब इन्हीं ऑर्बिटल्स में इलेक्ट्रॉन को भरना सीखेंगे। तो अभी तक हमने सीखा था कि जो एनर्जी ऑफ ऑर्बिटल होता है वो सीक्वेंस इस तरीके से आता है, n+l रूल से हमने ये सीखा है। ठीक है, तो उसी सीक्वेंस को मैंने एक बार फिर से यहां पर लिख दिया है ताकि जब हम इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन किसी भी एटम का लिखेंगे तो यहां ये सीक्वेंस बार बार हमारे नजर से दूर ना जाए, सीधा सीधा इसी को देखेंगे, ये सीक्वेंस है और उसी के अकॉर्डिंग हम इलेक्ट्रॉनों को भर देंगे जिस एटम में इलेक्ट्रॉन को फिल करना है। ठीक, तो n+l रूल से ये सीक्वेंस आया और अबाउ प्रिंसिपल जो है वो बताया कि एनर्जी के इंक्रीजिंग ऑर्डर में इनको ऐसे जमाया गया है और इलेक्ट्रॉन को जब भरेंगे तो कम एनर्जी से ज्यादा एनर्जी की ओर चलते जाएंगे। तो यहां सबसे कम एनर्जी होता है 1s का, फिर आता है 2s, फिर 2p की ऊर्जा उससे ज्यादा, फिर 3s की ऊर्जा उससे भी ज्यादा। तो ये बढ़ता हुआ क्रम है और इसी क्रम में हमें क्या भरना है, इलेक्ट्रॉनों को भरना है। तो बात ये आती है कि कितने इलेक्ट्रॉन किसमें फिल करना है। एस में ये 1s है तो इसमें कितने इलेक्ट्रॉन फिल होंगे, 2s है तो इसमें कितने फिल होंगे, 2p है तो इसमें कितने फिल होंगे, 3s में कितने फिल होंगे, 3p में कितने फिल होंगे। तो यही सब समस्या है। तो इस समस्या का निदान मैं कर चुका हूं। हम ये सीख चुके हैं कि कौन से सबशेल में मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने आते हैं। चलिए, याद नहीं है, मैं आपको रिकॉल करवा देता हूं। ये मैंने लिखा है सबशेल, ये क्वांटम नंबर्स में सब सीख चुके हैं। ये सबशेल है। एस सबशेल में एक ही ऑर्बिटल होता है, पी सबशेल में 3 ऑर्बिटल्स होते हैं, डी सबशेल में 5 ऑर्बिटल्स होते हैं और एफ सबशेल में कितने ऑर्बिटल्स होते हैं, 7 ऑर्बिटल्स होते हैं। ठीक, अब पाउली के अपवर्जन नियम, पाउलिस एक्सक्लूजन प्रिंसिपल से अपन सीख चुके हैं कि एक ऑर्बिटल में मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने आ सकते हैं, 2 आ सकते हैं। तो यहां पर जब मैं भरना चालू करूंगा तो एस सबशेल में एक ही ऑर्बिटल है जिसमें मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने आ सकते हैं, 2 आ सकते हैं। इसीलिए यहां एस सबशेल में मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने आ सकते हैं, 2। तो जहां भी एस सबशेल दिखाई दे, ये यहां एस सबशेल जहां दिखाई दे रहा है, एस में केवल कितने इलेक्ट्रॉन भरेंगे, मैक्सिमम कितने भरेंगे, 2। हाँ, कम तो भरा सकता है, 1 भरा सकता है, 2 भरा सकता है, पर 2 से ज्यादा नहीं भर पाएंगे। क्यों? क्योंकि एस सबशेल में एक ही ऑर्बिटल होते हैं, एक ऑर्बिटल में मैक्सिमम कितने आएंगे, 2। ठीक है, पी सबशेल में कितने ऑर्बिटल है, पी सबशेल में है 3 ऑर्बिटल, एक ऑर्बिटल में मैक्सिमम कितने जा सकते हैं, 2। तो 3 ऑर्बिटल में कितने चले गए, 6। तो इस तरीके से मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पी सबशेल में कितने होंगे, मतलब हम पी सबशेल में 1 इलेक्ट्रॉन भर सकते हैं, 2 इलेक्ट्रॉन भर सकते हैं, 3 भर सकते हैं, 4, 5 और 6 भर सकते हैं। 6 से ज्यादा उसमें इलेक्ट्रॉन नहीं आ पाएंगे क्योंकि 3 ही ऑर्बिटल होते हैं पी में, 1 में 2 भरेंगे तो 3 में 6 भर सकते हैं मैक्सिमम। ठीक, चलो चलते हैं डी
सबशेल की ओर। तो जहां आपको डी दिखाई दे उसमें मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन आप कितने भर सकते हैं, 1 2 3 4 5, और एक में 2 भरेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 5 ऑर्बिटल में 10 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे। तो मैक्सिमम कितने भर सकते हैं आप, डी में 10 इलेक्ट्रॉन। तो जहां भी डी आए, जहां भी डी, ये दिख रहा होगा ये डी है और क्या है, ये डी है, तो जहां डी ऑर्बिटल आया वहां आप मैक्सिमम कितने भर सकते हैं, 10। ठीक, मिनिमम तो भर सकते हैं 1 से लेकर पूरा 10 तक भर सकते हैं, पर 10 से ज्यादा आप नहीं भर सकते क्योंकि उसकी कैपेसिटी खत्म, ऑर्बिटल खत्म तो कैपेसिटी खत्म। ठीक है, तो चलो एफ में चले आते हैं। एफ में कितने ऑर्बिटल होते हैं, नंबर ऑफ ऑर्बिटल होते हैं 7। नंबर ऑफ ऑर्बिटल कितने होते हैं, 7। एक में कितने भर देंगे आप, एक में कितने भर देंगे, 2। तो बताइए 7 में कितने भर देंगे, 2 से गुणा कर देंगे तो 7 दूने कितना हो गया, 14। तो 14 मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, 14 इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं किसमें, एफ सबसेल में, एफ सबसेल में। हाँ, 14 से कम इलेक्ट्रॉन आराम से भर सकते हो और 14 से ज्यादा बिल्कुल नहीं भर सकते, 14 से ज्यादा इलेक्ट्रॉन नहीं भर सकते क्योंकि एफ सबसेल में 7 ही ऑर्बिटल होते हैं, एक में 2 आएगा तो 7 में ज्यादा से ज्यादा 14 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं। 14 से कम होगा तो बिल्कुल भर सकते हो, ठीक है, पर 14 से ज्यादा आप नहीं भर सकते। तो आप यहां इसी को अप्लाई करके देखते हैं। यहां देखो 1s है, s है तो ज्यादा से ज्यादा कितने भरेंगे, 2। फिर कहां, यहां इसका पेट भर गया, किसका, s वाले का, 1s का, तो आप कूदोगे और इलेक्ट्रॉन भरने हैं तो कहां, 2s में। कहां कूदोगे, 2s में। तो 2s में कितने इलेक्ट्रॉन आएंगे, s है तो फिर 2 इलेक्ट्रॉन, मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने होंगे, 2। फिर इसका पेट भर गया, फिर कूदोगे किसमें, 2p में। पहले तब तक आगे नहीं कूदना है जब तक इनका पेट ना भर जाए, पहले वालों का पेट ना भर जाए, मतलब पहले वाले सबशेल जब तक पूरे रूप से नहीं भर जाता है तब तक आपको आगे नहीं जाना है। इनको पूरा खिला पिला के मोटा करके इनको फिल कर देना है, इनका पेट भर देना है, तब आगे जाना है। ठीक है, चलो यहां 2p आएगा, 2p में पी में मैक्सिमम कितने आते हैं, 6 इलेक्ट्रॉन। तो जब 6 इलेक्ट्रॉन पूरा भर दोगे उसके बाद कहां जाना है, 3s में। 3s मतलब s में कितने आएंगे, ज्यादा से ज्यादा 2। तो 2 जब भर जाएगा फिर आगे कूदोगे, p में 6, 6 से फिर आगे कूदोगे 4, s में s है तो फिर कहां 2 इलेक्ट्रॉन आएगा। फिर कहां जाओगे, 3d में, d है तो ज्यादा से ज्यादा कितने भर सकते हो, 10। तो 10 यहां भरोगे तब आगे कूदोगे। बोलने का मतलब यह है कि जब तक किसी ऑर्बिटल की कैपेसिटी खत्म ना हो जाए तब तक उसमें पूरे इलेक्ट्रॉन को भरना है, और जब वो ऑर्बिटल पूरा भर जाए तब आगे वाले ऑर्बिटल की ओर मूव करना है। ठीक है, तो चलो इसको प्रैक्टिकली देख लेते हैं। प्रैक्टिकली कैसे, हमारे पीरियोडिक टेबल में जितने एलिमेंट है उनमें से कुछ एलिमेंट्स का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख कर ट्राई करके देख लेते हैं कि ये सीक्वेंस क्या बनता है, उनमें हम इलेक्ट्रॉनों को कैसे भरेंगे। जैसे फर्स्ट एलिमेंट है कौन, हाइड्रोजन। फर्स्ट एलिमेंट कौन है, हाइड्रोजन। ठीक है, चलो हाइड्रोजन लिखते हैं। हाइड्रोजन, इसका एटॉमिक नंबर कितना होता है, 1, और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन न्यूट्रल कंडीशन में कितने होंगे, न्यूट्रल कंडीशन में यहां कोई पॉजिटिव निगेटिव नहीं है, तो न्यूट्रल कंडीशन में एटॉमिक नंबर जितना होता है उतना ही उसके पास क्या होता है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो बताओ, एक इलेक्ट्रॉन है तो सबसे पहले ये इलेक्ट्रॉन कहां जाएगा, ये जिसकी ऊर्जा सबसे कम है। किसकी ऊर्जा सबसे कम है, 1s की। तो इसमें मैक्सिमम कितने भर सकते हैं, 2, पर मिनिमम तो भर सकते हैं ना, 2 से कम है तो भर सकते हैं, तो एक ही इलेक्ट्रॉन है तो यहां 1s1 हो जाएगा। ठीक है, दूसरा सेकंड नंबर, सेकंड नंबर, चलिए सेकंड नंबर हाइड्रोजन के बाद आता है हीलियम। क्या आता है, हीलियम। एटॉमिक नंबर है 2, न्यूट्रल है तो इलेक्ट्रॉन कितने होंगे, 2। भरना कैसे है, सबसे पहले कम ऊर्जा वाले को भरो, 1s। ठीक, अब यहां 2 इलेक्ट्रॉन है तो 2 इलेक्ट्रॉन s में तो आ सकते हैं, मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन s में कितने आते हैं, 2। तो इसीलिए 2 के 2 इलेक्ट्रॉन कहां चले गए, s ऑर्बिटल में। ठीक, तो यहां ये इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो गया। थर्ड नंबर, थर्ड हीलियम के बाद कौन आता है बताइए, हीलियम के बाद आता है एटॉमिक नंबर 3 वाला लिथियम। लिथियम एटॉमिक नंबर कितना होगा, 3। ठीक, चलो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखते हैं। बताओ 3 इलेक्ट्रॉन भरने हैं, पहले किसको भरोगे, सबसे कम एनर्जी वाला 1s। कितने इलेक्ट्रॉन आएंगे, मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, अब हमें तो भरने हैं 3 इलेक्ट्रॉन, पर 2 इलेक्ट्रॉन भरे तो इसका पेट भर गया। ये बोला कि मैं अब और नहीं खा सकता इलेक्ट्रॉन को, तो ये बोलेगा कि अब आगे बढ़ा दो, जो भी आएगा उसको खिला दो नेक्स्ट वाला इलेक्ट्रॉन। तो बताओ ये 2 इलेक्ट्रॉन खा के इसका पेट भर गया, भरने हमको कितने इलेक्ट्रॉन, 3। तो अब ये कौन खाएगा इलेक्ट्रॉन को, बचा हुए इलेक्ट्रॉन को कौन खाएगा, ये 2s वाला। 1s के बाद कौन आता है, 2s। तो 2s, बताओ कितने इलेक्ट्रॉन करने हैं, 3 इलेक्ट्रॉन। 2 इलेक्ट्रॉन भर चुके, एक बचा है, वो कहां जाएगा, 2s में। कहां जाएगा, 2s में। s में ज्यादा से ज्यादा कितने भर सकते हैं, 2, पर हमारे पास एक ही अवेलेबल है, एक ही इलेक्ट्रॉन बचा है, तो एक तो जाएगा ही जाएगा। ठीक, 2 से ज्यादा नहीं रख सकता पर एक तो रख सकता है। चलो ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो गया किसका, लिथियम का। फोर्थ नंबर,
लिथियम के बाद आता है बेरिलियम। बेरिलियम, बेरिलियम का एटॉमिक नंबर कितना होता है 4। इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे, सबसे पहले कौन भरेगा 1s2, और ये जब भर गया इसका 2 में कैपेसिटी खत्म, तो अब ये बोला कि अब मैं नहीं भरूंगा इलेक्ट्रॉन, अब आगे भेज दो, तो ये 2s आएगा। 2s हमें भरना कितना है 4, 2 पहले से हो चुके, 2 बचे हैं, 2 बचे हैं 4 करने के लिए, इसीलिए यहां 2 इलेक्ट्रॉन को ये लेगा 2s लेगा। अब देखो 2 इलेक्ट्रॉन यहां, 2 इलेक्ट्रॉन यहां मिलकर कितने हो गए 4, तो 4 हो गए भाई, इसीलिए यहां का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या आया 1s2 और 2s2। फिफ्थ नंबर, फिफ्थ कौन आएगा फिफ्थ नंबर में बोरॉन, जिसका एटॉमिक नंबर कितना होता है 5। ठीक, चलो कौन भरेगा पहले 1s, इसमें कितना आएगा 2। आगे जाएंगे कौन आएगा 1s के बाद कौन आता है 2s, 2s में कितने जाएंगे 2, बताओ कितने करने हैं 2, 2 4 और एक और बचा है, तो ये बोलेगा मेरी कैपेसिटी खत्म, क्योंकि s है, ज्यादा से ज्यादा कितने आ सकते हैं 2। तो अब ये बोलेगा कि आगे वाला ऑर्बिटल देख लो भैया, मैं नहीं रख सकता, तो आगे वाला ऑर्बिटल 2s के बाद कौन आता है 2p, तो 2p में कितना भरोगे 2, 2 4, भरने कितने हैं 5, तो एक बचा है वो कहां जाएगा p में जाएगा। p में कितने भर सकते हैं ज्यादा से ज्यादा 6, ज्यादा से ज्यादा 6, पर उससे कम हो तो भरेगा ही भरेगा, क्योंकि जगह कितने के लिए है 6, तो एक तो आ सकता है ना, 2 तो आ सकता है, 3 आ सकता है, 4 आ सकता है, 5 आ सकता है, 6 आ सकता है, 7 नहीं आ सकता। ठीक है, तो एक बचा है वो p में चले जाएगा। ठीक, अब ये है बोरॉन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। चलते हैं किसकी ओर चलते हैं, फिफ्थ के बाद सिक्स्थ, कार्बन। कार्बन का कितना होता है, कार्बन का होता है एटॉमिक नंबर 6, और 6 एटॉमिक नंबर के साथ इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। सबसे पहले किसको भरोगे 1s, कितने आएंगे मैक्सिमम 2, फिर किसको भरोगे 2s, ये 2s कितने आएंगे मैक्सिमम 2। ठीक है, उसके बाद s की कैपेसिटी खत्म, किधर भेजेगा ये 2p में भेजेगा, तो कितने इलेक्ट्रॉन बच गए 2, 2 4 और 6 करने के लिए और कितने बच गए 2, वो कहां चले जाएगा 2p में, तो 1s2 2s2 2p 2, ये हो गया किसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कार्बन का। फिर कौन आया, कार्बन के बाद आता है नाइट्रोजन, जिसका एटॉमिक नंबर कितना है 7। ठीक, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे 1s2, 2 में भर गया, फिर 2s मैक्सिमम कितने आ सकते हैं 2, ये भी भर गया, फिर कौन आता है बताओ 2p, ये 2p, ये कितने रखेगा इलेक्ट्रॉन 2, 2 4, करने कितने हैं 7, मतलब 3 बचा है, 3 इलेक्ट्रॉन कौन ले लिया p वाला। ठीक, चलो आगे चलते हैं, 8th नंबर कौन आएगा ऑक्सीजन। ऑक्सीजन कितना होता है एटॉमिक नंबर होता है 8। ठीक, चलो 1s कितने में भर गया 2 में, 2s कितने में भर गया 2 में, फिर कहां जाएगा इलेक्ट्रॉन 2p में जाएगा, इसी सीक्वेंस से भरना है। 2, 2 4, 4 इलेक्ट्रॉन हो गए, करने कितने 8, कितने बचे 4 और इलेक्ट्रॉन बचे हैं, तो वो कहां जाएगा बताओ p के पास 4 इलेक्ट्रॉन, ये 6 रख सकता है, तो 4 तो आराम से ही भरेगा। ठीक, चलो ऑक्सीजन के बाद आ जाते हैं फ्लोरीन में, जिसका एटॉमिक नंबर कितना होता है 9। सबसे पहले किसको भरोगे 1s, 2 इलेक्ट्रॉन में भर गया, 2s 2 इलेक्ट्रॉन में भर गया, उसके बाद आता है 2p, बताओ कितने 2 और 2 4 हुए, 4, अब बचा 9 करने के लिए 5 इलेक्ट्रॉन, तो 5 इलेक्ट्रॉन कहां जाएगा बताओ 2p में जाएगा। ठीक है, तो ये हो गया फ्लोरीन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 10वां। कौन आएगा फ्लोरीन के बाद आएगा नियॉन। नियॉन का कितना होता है 10, 10 इलेक्ट्रॉन भरने हैं, भर दो। 1s ये 2 में भर गया, 2s ये भी 2 इलेक्ट्रॉन में भर गया, 2p कितने इलेक्ट्रॉन बचे हैं 10 करने के लिए 4 हुए हैं, 10 करने के लिए कितने बचे हैं 6 इलेक्ट्रॉन, 6 इलेक्ट्रॉन्स, तो वो कहां जाएगा 2p में। अब ये 6 इलेक्ट्रॉन जब भर लिया, इसकी कैपेसिटी खत्म, अब ये बोलेगा मैं और एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन नहीं रख सकता, मेरे ऑर्बिटल में और आ ही नहीं सकता। अब ये कहां भेजेगा आगे के ऑर्बिटल में, तो आगे का कौन सा ऑर्बिटल है 3s, तो अब 10 से ज्यादा जो इलेक्ट्रॉन रहेंगे वो 2p के बजाय अब और आगे बढ़ जाएंगे कहां 3s में। चलो देखते हैं कैसे, इसको कॉपी कर लेता हूं मैं। ठीक है, नियॉन तक चले आए थे, नियॉन के बाद 11th 11 जिनका इलेक्ट्रॉन्स है 11, कौन आएगा सोडियम। तो सोडियम का देखेंगे अभी जस्ट, चलो 11वां नंबर है सोडियम। ठीक है, सोडियम का कितना होता है 11। सबसे पहले भरेंगे 1s को, 2 इलेक्ट्रॉन में खत्म, 2s को ये भी 2 इलेक्ट्रॉन में बोल दिया, अब और नहीं रख सकता। फिर कौन आएगा
2s के बाद कौन आएगा 2p, यहां ऊपर से मैच कर सकते हैं आप, 2s के बाद कौन आता है 2p, 2p कितना इलेक्ट्रॉन रख सकता है मैक्सिमम 6 इलेक्ट्रॉन, बताइए कितना हो गया, 2 और 2 4 और 4 और 6 कितना हुआ 10। अब इसको करने हैं 11, कितने रखे 11 इलेक्ट्रॉन। अब 2p वाला बोला मैं और नहीं ले सकता, मेरी कैपेसिटी खत्म, तो 2p के बाद कौन आएगा 3s, तो 3s में कितने इलेक्ट्रॉन जाएंगे, s कितना रख सकता है 2 इलेक्ट्रॉन, पर बचे कितने हैं 11 करने के लिए 1 इलेक्ट्रॉन बस बचा है, तो 1 इलेक्ट्रॉन लेगा कौन 3s। ठीक है, चलो 12th नंबर मैग्नीशियम, मैग्नीशियम का कितना होता है 12, ठीक, 1s ये 2 इलेक्ट्रॉन, 2s ये भी 2 इलेक्ट्रॉन रखेगा, 2p ये बोलेगा 6 इलेक्ट्रॉन के बाद मेरी कैपेसिटी खत्म। अब यहां आएगा 3s, ठीक, 2 2 4 और 6 कितने हो गए 10 इलेक्ट्रॉन। अब यहां 12 इलेक्ट्रॉन करने के लिए 2 इलेक्ट्रॉन बच गया है, तो वो s बोलेगा 2 मुझे दे दो, मैं 2 तो रख ही सकता हूं, ठीक, तो यहां अब ये 12 इलेक्ट्रॉन ये रख लिया और ये बन गया किसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन मैग्नीशियम का। 13 एल्यूमिनियम, एल्यूमिनियम का कितना होता है, एल्यूमिनियम का होता है 13, कैसे भरेंगे 1s 2 2s2 2p6 3s2। अब देखिए 3s2 तक तो आ गए थे, 2 2 4 6 10 और 2 कितना हो गया 12 इलेक्ट्रॉन हुआ, एक और इलेक्ट्रॉन भरना है, ये बोलेगा s ऑर्बिटल कि मैं 2 ही इलेक्ट्रॉन रख सकता हूं, अब मुझे दोगे तो मैं नहीं रखने वाला, तो ये 3s वाला बोल दिया नहीं रखूंगा, तो आगे और बढ़ना है, कहां 3p में चले जाओगे, तो 3p कितने इलेक्ट्रॉन बचे हैं 1 इलेक्ट्रॉन, 13 करने के लिए 13 करने के लिए 1 इलेक्ट्रॉन, तो 3p 1 हो जाएगा, ठीक। चलो 14th सिलिकॉन, जिसका एटॉमिक नंबर कितना होता है 14, 1s ये 2 इलेक्ट्रॉन रखेगा, फिर आता है 2s ये भी 2 इलेक्ट्रॉन रख पाएगा, फिर आता है 2p ये 6 इलेक्ट्रॉन रख पाएगा, फिर आता है 3s ये 2 इलेक्ट्रॉन रख पाएगा और आगे भेज देगा बाकी के इलेक्ट्रॉनों को कहां 3p में, कितने होंगे 2 2 4 6 10 और 2 12 और 14 करने के लिए 2 इलेक्ट्रॉन बचा है, तो 2 इलेक्ट्रॉन जाएंगे 3p में, ठीक है। चलो 15 ये हो जाएगा फास्फोरस, फास्फोरस का कितना होता है 15, 1s 2s में जाएगा 2 इलेक्ट्रॉन, फिर 3s 2s के बाद आता है 2p कितने इलेक्ट्रॉन होंगे 6, 3s में भेजेगा ये 2 में भर गया, फिर आगे का इलेक्ट्रॉन भेज देगा यहां 3p में। चलिए 2 2 4 6 10 और 2 कितने हो गए 12 और 15 करने के लिए कितने बचे 3 इलेक्ट्रॉन, तो 3 इलेक्ट्रॉन कहां चले जाएंगे p में, अभी मैक्सिमम कितने भर सकते हैं p में 6 इलेक्ट्रॉन, अभी कितने भरे हुए हैं 3 इलेक्ट्रॉन भरे हुए हैं, ठीक। चलो 16 किसका होता है 16 एटॉमिक नंबर सल्फर का, कैसे जाएंगे अंदर के तो सेम भराएंगे, कैसे 1s2 2s2 2p6 फिर आता है 3s, इसमें कितना हो जाएगा 2 और 3p कितने हो गए यहां तक 10 2 12 और 16 करने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए 4 इलेक्ट्रॉन और चाहिए, तो यहां ये 4 इलेक्ट्रॉन है वो कहां चले जाएंगे p में 3p में, ठीक। तो यहां सल्फर तक हमने लिख लिया, इसके बाद अपन लिखते हैं चलो सल्फर के बाद और भी आएंगे एलिमेंट्स, जैसे 17 किसका लिखूं क्लोरीन का, क्लोरीन का कितना होता है 17, पहले किसको भरेंगे 1s कितना 2, फिर 2s कितना 2, फिर 3s 2, फिर 3p 6, फिर 3p के बाद हाँ 2s 2p तो नहीं लिखा मैं यहां, 2s के बाद आता है 2p 6, फिर आता है 3s 2, फिर 3p 6, ठीक 6 नहीं आएगा, यहां पर देखिए कितने इलेक्ट्रॉन हो गए 2 2 4 और 6 10 2 12 12 इलेक्ट्रॉन हो गए हैं, 17 करने हैं, मतलब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन रिमेनिंग इज 5, तो 5 जो इलेक्ट्रॉन आएगा वो कहां जाएगा 3p में जाएगा, ठीक है। चलो 18 किसका है आर्गन का, आर्गन क्या होगा 1s2 2s2 2p6 3s2 और 3p, बताइए कितना हो गया, इधर 2 2 4 और 6 10 और 2 12 करने कितने 18, मतलब 6 इलेक्ट्रॉन बच गए हैं, तो 6 इलेक्ट्रॉन तो बिल्कुल p वाला रख ही सकता है, तो 3p में कितने इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे 6 इलेक्ट्रॉन्स, ठीक। चलते हैं नेक्स्ट एलिमेंट की ओर, कौन है पोटेशियम, कितना होता है 19, इलेक्ट्रॉनिक्स कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे 1s2 फिर आएगा 2s2 फिर 2p इसमें जाएंगे 6, फिर आएगा 3s2 3p में 6,
ठीक है, 6 तक, यहां तक तो देख चुके थे। 2 2 4 6 10, 10 और 2 12 और 6 कितने हुए 18। अब P वाला बोलेगा कि मैं इससे ज्यादा नहीं रख सकता, तो अब यहां 3P भर दिए, 3P भर दिए, तो उसके बाद कौन सा आता है 4S। 3P के बाद कई लोग ना 3D को भर देते हैं। 3P के बाद यहां ध्यान से देखिए, यहां ये फेमस क्वेश्चन है कि हम 3D से पहले 4S को क्यों भरते हैं, 3D से पहले 4S को क्यों भरते हैं, ये एक फेमस क्वेश्चन है। ठीक है, तो 4S को पहले भरा जाता है क्योंकि जब हम N+L रूल से इनकी एनर्जी निकालते हैं कि किसकी एनर्जी कम और किसकी एनर्जी ज्यादा, तो यहां N+L की वैल्यू, N+L की वैल्यू 4S के लिए कम आता है और 3D के लिए ज्यादा आता है, तो इसीलिए 4S की एनर्जी माना जाता है कि कम है और इसको पहले फिल किया जाता है, उसके बाद कहां फिल होता है इलेक्ट्रॉन 3D में। ठीक है, तो अब यहां 3P में पूरा भर गया, तो अब कहां चलेंगे बताओ 4S में, कहां चलेंगे 4S। तो 4S को नेक्स्ट इलेक्ट्रॉन मिल गया, बताओ कितने हो गए 18 तो यहां तक हो चुके थे, एक और भरने हैं 19 करने के लिए, तो एक इलेक्ट्रॉन चले जाएगा 4S में। S कितना रख सकता है 2 इलेक्ट्रॉन, तो हमारे पास जब 2 इलेक्ट्रॉन है नहीं, एक बचा है तो एक ही तो देंगे। चलो 20 किसका कैल्शियम, कैल्शियम का कितना होता है 20, भरेंगे कैसे 1S ये 2 में भर गया, 2S ये भी 2 में भर गया, उसके बाद 2P ये 6 इलेक्ट्रॉन में भरा, और 3S ये भर गया 2 इलेक्ट्रॉन में, और 3P ये भर गया 6 इलेक्ट्रॉन में। फिर आता है 4S, बताओ कितने होंगे, यहां तक 18 हो गया था, गिनकर देख लीजिए, बचे कितने 20 करने के लिए 2 इलेक्ट्रॉन, तो वो जाएगा कहां 4S में। बोलो समझ में आ रहा है। ठीक है, अब इसके बाद अब चलते हैं एटॉमिक नंबर 21 की ओर, और वो होता है किसका, वो होता है स्कैंडियम का। तो स्कैंडियम एटॉमिक नंबर 21, इसमें इलेक्ट्रॉन फिल करेंगे, तो पहले किसको भरेंगे 1S, इसमें 2 इलेक्ट्रॉन, 1S में कितने आ सकते हैं 2, फिर 2S इसको भरेंगे 2 इलेक्ट्रॉन से, फिर आता है 2P कितने हो सकते हैं मैक्सिमम 6, उसके बाद आता है 3S 2, और उसके बाद 3P इसमें जाएगा 6, उसके बाद 3P के बाद 4S आता है, इसमें कितने जाएंगे 2 इलेक्ट्रॉन। अब यहां देखो 2 2 4 और 6 कितने हो गए 10, 10 और 2 12, 12 और 6 18, और 2 कितने हो गए 20, 20 इलेक्ट्रॉन हो चुके 4S तक। अब 4S ये पूरा भर चुका है क्योंकि S में मैक्सिमम कितने आते हैं 2 इलेक्ट्रॉन। अब ये नेक्स्ट इलेक्ट्रॉन जाएगा, वो जाएगा कहां 3D में, तो 20 इलेक्ट्रॉन के बाद जो 21 नंबर का इलेक्ट्रॉन आएगा 21 नंबर का, वो चले जाएगा कहां 3D में। ठीक, तो 3D1। स्कैंडियम के बाद भरते हैं टाइटेनियम को, तो टाइटेनियम का कितना होता है 22, बाकी के इलेक्ट्रॉन तो सेम रहेंगे, जो है वही रहेगा 1S2, फिर 2S2, फिर 2P6, फिर 3S2, फिर आएगा 3P इसमें 6, फिर 4S2, और यहां तक 20 हो गया था, करने हैं हमको 22, तो यहां जो 3D में कितने इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे 2। मैक्सिमम D जो है वो कितने इलेक्ट्रॉन रख सकता है 10 इलेक्ट्रॉन, तो 2 इलेक्ट्रॉन तो रखेगा ही रखेगा। ठीक, टाइटेनियम के बाद आता है वेनेडियम, जिसका होता है 23। ठीक है, 1S 2, 2S 2, 2S के बाद आएगा 2P, इसमें जाएगा 6, फिर आता है 3S, इसमें जाएगा 2, फिर आता है 3P 6, फिर 4S इसमें जाएगा 2, और 3D इसमें 2, इसमें 3 आ जाएंगे क्योंकि एक ही इलेक्ट्रॉन बढ़ा है। ठीक, फिर आते हैं क्रोमियम में, क्रोमियम इसका कितना होता है 24। चलो भरते हैं 1S 2, 2S 2, 2P 6, 3S 2, 3P 6, फिर 4S 2, बताओ कितने इलेक्ट्रॉन हो चुके 2 2 4 और 6 कितने हुए 10, 10 और 2 कितने हुए 12, 12 और 6 18, 18 और 2 कितने हो गए 20, 24 करने हैं 24 करने हैं, मतलब 4 इलेक्ट्रॉन बचा है, तो ये क्या आएगा 3D, इसमें कितने इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे 4, कितने इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे 4। बिल्कुल गलत, बिल्कुल गलत, दिस इज नॉट द करेक्ट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ क्रोमियम। ये जो लास्ट का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है जिसमें मैं 4S2 और 3D4 रख रहा हूं, ये क्रोमियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन नहीं है। क्या होता है मैं आपको बताता हूं, ये आप स्पेशल केस लिख लीजिए, स्पेशल केस, स्पेशल केस, स्पेशल केस। क्रोमियम का क्या होता है स्पेशल केस, एक्सेप्शन है विथ रीजन। क्या होता है, यहां जो हमारा d ऑर्बिटल होता है, जो ये d ऑर्बिटल
ये वाला डी वाला सबशेल, इसमें कितने ऑर्बिटल होते हैं? नंबर ऑफ ऑर्बिटल होते हैं 5। नंबर ऑफ ऑर्बिटल कितने होते हैं? 5। तो यहां ये रखा कितना है? 1। कितने इलेक्ट्रॉन रखा है? ये रखा है नंबर ऑफ कितने इलेक्ट्रॉन? 4। तो 1 2 3 और ये 4 रखा है। अब देखो एक कॉन्सेप्ट आता है हाफ फील्ड ऑर्बिटल और फुल फील्ड ऑर्बिटल का। हाफ फील्ड और फुल फील्ड, इसको तो बहुत अच्छे से पढ़ेंगे, नेक्स्ट वाले वीडियो में अपन ये सब डिस्कस करेंगे, ठीक है? बस इतना समझ लो, कोई भी ऑर्बिटल जो होता है ना, जैसे एस में कितने ऑर्बिटल होते हैं? एस में होता है नंबर ऑफ ऑर्बिटल 1, पी में कितना होता है? नंबर ऑफ ऑर्बिटल 3, और डी में कितना होता है? 5, वैसे ही एफ में होता है 7, ठीक? तो जब कोई ऑर्बिटल ऐसे आधे आधे रूप से भरा हो, जैसे एस में कितने इलेक्ट्रॉन आते हैं? 2 इलेक्ट्रॉन, तो 2 का आधा कितना हुआ? 1, तो ये क्या कहलाता है? हाफ फील्ड। ये इस कंडीशन में क्या कहलाएगा? हाफ फील्ड। बहुत अच्छे से डिस्कस करेंगे ना इसको, नेक्स्ट इसका टॉपिक ही है। अभी बस ऊपर ऊपर से इतना जान लो, रीजन के साथ हम नेक्स्ट वीडियो में जानेंगे क्यों होता है ऐसा। ये एस जो है वो 2 में फुल फील्ड हो जाता है, पूरी तरीके से भर जाता है, तो आधा जो फील होता है उसको हम क्या बोलते हैं? हाफ फील्ड। 2 का आधा 1 में ये हाफ फील्ड हो गया, ठीक है? और 2 में कितना हो जाएगा? ये पूरा भर जाएगा, तो क्या बोलेंगे? फुल फील्ड। पी वाला जो सबशेल होता है उसमें 3 ऑर्बिटल होते हैं, तो 3 में कितने इलेक्ट्रॉन भर सकते हैं? मैक्सिमम 6 इलेक्ट्रॉन। तो जब पूरे का पूरा 6 भर देंगे तो उसको बोलेंगे फुल फील्ड, और 6 का आधा मतलब 3 भर देंगे सब में एक एक, तो क्या बोलेंगे उसको? हाफ फील्ड। क्या बोलेंगे? हाफ फील्ड, ठीक है? और यहां कितने हैं नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन? 4 हैं। अगर मैं क्या करूं, एक और इलेक्ट्रॉन जुगाड़ के यहां एक और इलेक्ट्रॉन भर दूं, तो सभी ऑर्बिटल्स में एक एक इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे, और ये क्या बन जाएगा? हाफ फील्ड। और विथ रीजन हम जानेंगे कि हाफ फील्ड और फुल फील्ड ऑर्बिटल जो होते हैं वो बाकी ऑर्बिटल्स के कंपैरिजन में बहुत स्टेबल होते हैं। तो ये 4 इलेक्ट्रॉन रखने के बजाय क्या चाहेगा कि मुझे कहीं से एक इलेक्ट्रॉन मिल जाए, और मेरे पास कितने इलेक्ट्रॉन हो जाए? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने हो जाए? 5, और 5 इलेक्ट्रॉन्स के साथ मेरा जो ऑर्बिटल है वो कैसा हो जाए? हाफ फील्ड। कैसा हो जाए? हाफ फील्ड। हाफ फील्ड। इसीलिए ये क्या करता है, ये यहां से ये 2 इलेक्ट्रॉन है, इसमें से ये एक इलेक्ट्रॉन को पुल आउट कर लेता है, खींच लेता है, और इसमें कितने इलेक्ट्रॉन बच जाते हैं? इसमें इलेक्ट्रॉन बच जाते हैं 4s में 1, और एक इलेक्ट्रॉन इसको चले जाता है d को, तो ये 3d में कितना हो जाता है? 5। अब ये कौन से कंडीशन में आ गया बताओ? हाफ फील्ड। कौन से कंडीशन में आ गया? हाफ फील्ड। हाफ फील्ड ऑर्बिटल बन गया, और हाफ फील्ड है इसीलिए क्या हो गया? ये स्टेबल। तो यहां ये जो कॉन्फ़िगरेशन है ये है मोर स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। ठीक है? मतलब ये जो है ये जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है क्रोमियम का वो गलत है, और यहां ये 3p6 के बाद आएगा 4s1, और उसके बाद कहां जाएंगे? 3d5 में। तो ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आपका सही है। तो ये एक्सेप्शन केस है विथ रीजन, तो इसको आप अच्छे से याद कर लीजिए। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में आता है, क्लास 11th में इसको पूछा ही जाता है कि क्रोमियम और कॉपर के एक्सेप्शनल बिहेवियर का क्या कारण है, क्या रीजन है। तो ये क्रोमियम का अच्छे से आपको याद रहेगा। एक और आएगा ऐसे ही कॉपर। कौन सा आएगा? कॉपर। उसको देखेंगे। अभी 24 एटॉमिक नंबर तक अपन कर चुके हैं। चलो 25 देखते हैं नेक्स्ट। चलिए आगे चलते हैं। क्रोमियम के बाद आता है मैग्नीज। 25 एटॉमिक नंबर 25 कौन आएगा? मैंगनीज। 25 इलेक्ट्रॉन भरेंगे। 1s पहले भरेगा, फिर 2s, फिर क्या आता है? 2p, इसमें 6, फिर 3s, इसमें 2, फिर 3p, इसमें 6, और उसके बाद आता है 3p के बाद कौन आएगा? 4s, इसमें जाएगा 2, और उसके बाद 3d। बताओ यहां तक आते तक हम सीख चुके हैं कि ये 20 इलेक्ट्रॉन हो गए हैं। अब बचे कितने? 5 इलेक्ट्रॉन, तो वो कहां जाएगा बताओ? कहां जाएगा? 3d में। ठीक, तो ये भी हाफ फील्ड कंडीशन बना लिया, ये भी बड़ी स्टेबल है। ये तो बाय डिफॉल्ट ही जैसा हम सीखे थे वैसे ही भर रहे हैं, तो ये बाय डिफॉल्ट है, और वो किसी रीजन से है, क्रोमियम वाला किसी रीजन से है। ठीक है, मैंगनीज के बाद आता है 26 आयरन। 26 आयरन, ये बाकी सारी चीजें सेम है, अंदर के इलेक्ट्रॉन तो वैसे ही भरेंगे सेम। तो मैं क्या कर देता हूं, इनको कॉपी कर देता हूं,
इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन सेम आएगा, बस यहां अलग आएगा। हम यहां तक 20 भर चुके, ये अंदर के ये जो इलेक्ट्रॉन है वो 20 हो चुके हैं। 3D में कितने जाएंगे 26 करने के लिए? 6 इलेक्ट्रॉन। कितने जाएंगे? 6 इलेक्ट्रॉन। तो ये आयरन का हो गया, ठीक है। उसके बाद 27 होता है कोबाल्ट का। कोबाल्ट का इनका भी अगर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखे तो अंदर वाले सारे ऑर्बिटल वैसे ही फिल होंगे और डी का चेंज हो जाएगा, डी का हो जाएगा चेंज। ये जो डी में कितने इलेक्ट्रॉन आएंगे? डी में यहां तक 20 हो चुके हैं, यहां तक डी में जो आएगा कितने 27 करने हैं तो 7 इलेक्ट्रॉन 7 इलेक्ट्रॉन यहां आएंगे, ठीक। चलो 28 किसका होता है? निकेल का। 28 निकेल का, ठीक। बाकी इलेक्ट्रॉन सेम भरे जाएंगे, अंदर के इलेक्ट्रॉन, डी वाला जो है वो चेंज हो जाएगा। यहां तक अंदर वाले इलेक्ट्रॉन कितने हो चुके हैं? 20 और 28 करना है, मतलब यहां डी में कितने आएंगे? 8 इलेक्ट्रॉन। मैक्सिमम कितने रख सकता है डी? 10 इलेक्ट्रॉन्स, तो 8 इलेक्ट्रॉन तो रख ही पाएगा, ठीक है। इसके बाद चलते हैं नेक्स्ट में। नेक्स्ट में कौन सा आएगा? 29। नेक्स्ट कौन सा आएगा? 29। चलो निकेल तक देख लिए, 29 में चलते हैं, जो किसका होता है? कॉपर। कॉपर का होता है 29, ठीक। 1s2 फिर जाएगा 2s2 फिर जाएगा ये 2p में 6, फिर 3s आएगा इसमें 2, फिर 3p, ये 3p में जाएगा 6, और उसके बाद 3p के बाद किसको भरते हैं? 4s, और 4s के बाद किसको भरा जाता है? 3d। चलो यहां तक आए तो 2 2 4 और 6 10, 10 और 2 12, 12 और 6 18, 18 और 2 20, 20 हो गए। 29 करने हैं, मतलब यहां कितने इलेक्ट्रॉन आएंगे? 9 इलेक्ट्रॉन। कितने इलेक्ट्रॉन आएंगे? 9 इलेक्ट्रॉन। फिर से गलत, ये कॉपर का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन नहीं है। यहां देखो, यहां फिर से मैं अगर डी ऑर्बिटल बना के आपको दिखाऊं तो कितने इलेक्ट्रॉन रखा है? ये 5 ऑर्बिटल है, और 5 ऑर्बिटल में कितने इलेक्ट्रॉन रखा है? 1 2 3 4 5। अब एक साथ ऐसे 1 2 3 4 5 6 ऐसा क्यों नहीं भर रहा हूं? उसका भी एक रीजन है, इसके बाद वाली वीडियो में वो भी सीखेंगे। हुंड का अधिकतम बहुलता का नियम बोलते हैं उसको, उसके बारे में अपन सीखेंगे, ठीक है। अभी जितना बता रहा हूं उसमें कंसंट्रेट करिए, उतने में आप चीजों को अच्छे से समझ जाएंगे। ये हाफ फील्ड हो गया, ठीक है, 5 इलेक्ट्रॉन में हाफ फील्ड हो गया। ये 6, ये 7, ये 8 और ये 9। कितने इलेक्ट्रॉन रखा है? 9 इलेक्ट्रॉन। अगर इसको कहीं से 1 इलेक्ट्रॉन मिल जाए तो ये क्या हो जाएगा? ये अपने डी ऑर्बिटल को फुलफिल कर लेगा, और फुलफिल्ड ऑर्बिटल होते हैं वो बहुत ज्यादा स्टेबल होते हैं, ठीक। इसीलिए वो जो इनर्ट एलिमेंट है, इनर्ट गैसेस हैं, जैसे हीलियम, नियॉन, क्रिप्टॉन, आर्गन, जिनॉन, रेडॉन, ये पूरे भरे हुए ऑर्बिटल, फुलफिल्ड ऑर्बिटल रखते हैं, इसीलिए दूसरे से ये रिएक्शन नहीं देते जल्दी, ठीक। जिनॉन को छोड़कर बाकी जो है वो बहुत ही इनर्ट होते हैं। तो वही इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 1 इलेक्ट्रॉन मिलने से ये भी गेन कर लेगा। तो इसीलिए क्या करता है, ये इस 4s के 1 इलेक्ट्रॉन को खींचकर क्या बना लेता है? 3d10। तो 1 इलेक्ट्रॉन को खींच लेगा यहां, और यहां कितने इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे बताओ तो? यहां हो जाएंगे 10 इलेक्ट्रॉन। कितने इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे? 10 इलेक्ट्रॉन। अब ये क्या हो गया? फुल फील्ड। अब ये क्या बन गया? फुल फील्ड ऑर्बिटल। और फुल फील्ड ऑर्बिटल बनेगा तो ये क्या हो जाएगा? बहुत ज्यादा स्टेबल हो जाएगा। इसीलिए इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 4s2 3d9 ना होकर क्या हो जाता है? 4s, इससे 1 इलेक्ट्रॉन खींच लिया तो बचा 1 इलेक्ट्रॉन, और 3d यहां से 1 इलेक्ट्रॉन खींचा, यहां कितने हो गए? 10। ये दिस इज द राइट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन फॉर कॉपर 29, ठीक है। तो यहां ये क्या हो गया? अब ये हो गया भैया फुलफिल्ड, ये हो गया फुल फील्ड ऑर्बिटल, ठीक है। और फुलफिल्ड ऑर्बिटल क्या होते हैं? मोर स्टेबल, ठीक। तो ये जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है कौन सा? ये वाला, ये गलत है, और ये वाला इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कॉपर का सही इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है। रीजन है, ये 1 इलेक्ट्रॉन को यहां से यहां पुल करके अपना क्या कर लेता है? फुलफिल्ड ऑर्बिटल बना लेता है और स्टेबल हो जाता है, ठीक। चलो 29 तक चले आए, और ये इसको भी आप याद रखेंगे कि इसमें स्पेशल केस, ठीक, स्पेशल केस। चलो
हाँ 30, 29 के बाद क्या आता है 30, जो किसका होता है जिंक का, जिंक का। चलो पहले किसको भरेंगे 1s को, 1s2 फिर 2s2 फिर 2p6 फिर 3s2, उसके बाद आता है 3p6 फिर आता है 3d नहीं आता, 4s आता है 4s2 और उसके बाद भरते हैं 3d को। बताइए कितने इलेक्ट्रॉन हो गए 2 2 4 और 6 10, 10 और 2 12, 12 और 6 18, 18 और 2 कितने हो गए 20। अब 20 के बाद बचे कितने भैया 10 इलेक्ट्रॉन। तो ये तो पहले ही फुलफिल्ड कंडीशन बना रहा है बाय डिफॉल्ट, मतलब हमने जिस क्रम में भरना है उसी क्रम में भरे और बढ़िया फुलफिल्ड ऑर्बिटल बन गया। तो बन गया तो भाई ये वही इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन रखेगा। तो जिंक का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन ये होता है। ठीक, तो इस तरीके से आप, मैं 30 तक बताया हूं, आप जितने चाहे इलेक्ट्रॉन्स को इन ऑर्बिटल्स के सीक्वेंस में भर सकते हैं। तो आप ये बाकी जो एलिमेंट्स बचे हुए हैं उनमें इलेक्ट्रॉनों को भरने के लिए आप प्रैक्टिस करिए और आप जहां तक जा सको, जहां तक, मैं तो 8s तक बता दिया हूं, 8s तक का सीक्वेंस मैं आपको बताया हूं, उनमें इलेक्ट्रॉन्स को उसी क्रम में भरते जाइए। s में ज्यादा से ज्यादा 2, वो भर गया तो आप p में चलिए, अब p में ज्यादा से ज्यादा कितना 6 और वो भर गया, कहीं d आ रहा है तो उसमें ज्यादा से ज्यादा 10 और कहीं पर अगर f आ रहा है तो उसमें ज्यादा से ज्यादा 14 इलेक्ट्रॉन। जितना मैक्सिमम कैपेसिटी है उससे कम तो वो रख ही सकता है। तो अपने अकॉर्डिंग ये जो जहां सिखाया हूं उसके अकॉर्डिंग उसको आप इलेक्ट्रॉन को फिल कर सकते हैं किसी भी एटम में। तो ये ऑफ-बाउ रूल कंप्लीट हुआ और ये मैंने आपको बताया इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखना किसका, एटम का। इसके बाद कुछ आयंस के हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखना भी सीखेंगे कि आयन जब रहे तब उनका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा, क्योंकि आयन में भी पूछ सकता है। आयन में इलेक्ट्रॉन ऐसे नहीं होंगे जैसे मैं यहां पर बोला जिंक का कितना होता है 30, मैं जिंक ना देकर मैं क्या बोल दिया, मैं बोला कि जिंक का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन नहीं लिखना है, किसका लिखना है जिंक 2+ का। तो अब आप यहां सीखे हो उसके अकॉर्डिंग अगर 30 इलेक्ट्रॉन भर दिए, यहां इसका एटॉमिक नंबर कितना होता है 30, तो यहां अगर आप 30 इलेक्ट्रॉन ऐसे भर दिए तो आपका आंसर गलत होगा, गलत होगा। यहां 30 नहीं, यहां कितने इलेक्ट्रॉन भरने हैं पता है 28। कितने इलेक्ट्रॉन भरने हैं 28 इलेक्ट्रॉन। अब ये आया कैसे इसको डिस्कस करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। ठीक, तो नेक्स्ट वीडियो हमारा होगा कि हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे किसका, आयंस का, केटायंस मतलब धन आयन या फिर ऋण आयन जिसको हम इंग्लिश में बोलते हैं एनायन। ठीक है, केटायन और एनायन दोनों में हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखना सीखेंगे। तो चलिए आज का टॉपिक यहीं पे कंप्लीट होता है, मिलते हैं नए टॉपिक के साथ नए वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।